बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? कल का नावल आपको कैसा लगा? जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो जिस टाइम में अपलोड हों वो आपको मिलती रहें। और कल का नावल आपको कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है मोहब्बत ज़ादे राह मेरी। ये मदीहा तबस्सुम का एक मुकम्मल नावल है, कंप्लीट नावल है ये इसका कोई और पार्ट नहीं आएगा। ये मैं आपको सारा मुकम्मल पढ़ के सुनाऊंगी और ये बेस्ड है फ्रेंडशिप पे। ज़ाहिर है रोमांटिक स्टोरी है ये। और मतलब भाभी और उनकी जो मतलब क्या कहते हैं उसे, उसकी जो चालाकियाँ उस्तादियाँ वो सारी इसमें बयान की गई हुई हैं कि किस तरह साजिशें की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहब्बत ज़ादे राह मेरी। झूठ, बकवास, फजूलियात। उम्मे हानी ने झंझला कर डाइजेस्ट दूर उछाला और पास धरी प्लेट में से सेब की काशी उठाकर खाने लगी। खैरियत तो है? उसकी झुंझलाहट पर जुहा ने कदरे हैरत से उसे देखा जो माथे पर बल डाले फुल स्पीड से खाई जा रही थी। जुहा के इस्तफसार पर उसने कदर घूरी से उसे नवाजा और तेजी से प्लेट खाली करने लगी जैसे उससे अहम काम और कोई ना हो। या अल्लाह, खैर कहीं मेरी बहन सठिया तो नहीं गई? जुहा ने चश्मा उतार के बगौर उसे सरतापा देखा और यही अमल चश्मा लगा के भी दोहराया, लेकिन फ़र्क नदारद। तुम खुद ही इंसाफ करो जुहा। बिलाखिर प्लेट साफ हुई तो वो कुछ बोलने के काबिल हुई। जुहा उसका फरमाने शाही सुनने के लिए फ़ौरन सीधी होके बैठ गई। मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, सुगड़ भी हूँ, शरीफ भी हूँ, ज़्यादा ना सही थोड़ी बहुत खूबसूरत भी हूँ, फिर भी मुझे अभी तक किसी ने पसंद क्यों नहीं किया? वो बड़ी दिल गिरफ्तगी से इस्तफसार करी थी जबकि जुहा की आंखें फैल के कानों तक जा लगी। हाय उम्मे, हाय हानी, तुम किसी को दिल तो नहीं दे बैठी? जुहा ने दहल कर पूछा। बाहर में जाओ तुम। उम्मे हानी ने खूंखार नज़रों से उसे घूरा। मैं तो ये सोच रही थी कि इंडाइजेस्ट के अंदर किस कदर झूठ लिखा होता है। हर अफसाने की हीरोइन को एक अदद हीरो मौजज़ाती तौर पर टकरा जाता है। ज़्यादातर वो उसका गुमशुदा कज़न ही होता है। एक हमारे कज़न है मजाले जो कभी बहन के अलावा कुछ समझा हो। 4 साल कॉलेज में भी झक मारी, आते जाते किसी लैंड क्रूज़र के मालिक ने लिफ्ट देना तो दूर की बात, नज़र उठा के देखने की भी जहमत गवारा नहीं की। और तो और आस पड़ोस में भी कोई ढंग का लड़का नहीं कि किस्मत आजमा लेने में क्या हर्ज है। उम्मे हनी ने जले दिल के फफोले फोड़े। बस मैंने तहैया कर लिया है कि आइंदा से किसी डाइजेस्ट को हाथ नहीं लगाना। हर नावल ही मेरा मुंह चढ़ा रहा होता है। वो कलस कर मजीद गोया हुई। जोहा का छत फाड़ कह कहा गुंजा। नाना, दिल छोटा नहीं करते भाई, हर तहरीर झूठी नहीं होती, हकीकी ज़िंदगी में ऐसा होता है। यही तो अफसानों में उसका रंग नज़र आता है। तुम दिल छोटा ना करो, अनकरीब तुम्हारा हीरो भी तुम्हें अफसानवी अंदाज में टकराने वाला है। फिर तुम्हारा भी चट मंगनी और पट ब्याह वाला मामला हो जाएगा। वो क्या कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। जोहा का अंदाज ना सिर्फ नासेहाना था बल्कि तसल्ली आमेज भी था। ये न थी हमारी किस्मत के निकाहे यार होता, थोड़ी देर और जैसे ही इंतज़ार होता। उम्मे हानी जिलबिला के वसाल की जगह निकाह का सीगा इस्तेमाल किया। जुहा की फिर हंसी छूट गई। मिलेंगी हमको भी अपने नसीब की खुशियाँ, बस इंतज़ार ये है कि कब ये कमाल होना होता है। जुहा ने इस कदर उसके जलते कदमों पर फाहा रखा। आहा, सवाई इंतज़ार के और हम कर भी क्या सकते हैं। ठंडिया भरते हुए सोफे पर टांगे पसारते हुए लेट गई। तुम्हें पता है अम्मी जान को तुम्हारा ये सोफे पर लेटना किस कदर नापसंद है। इस वक्त अगर वो आ गई ना तो बगैर एक लम्हे की देर के वो तुम्हें तुम्हारे हीरो के पास पहुंचा देगी। जोहा ने उसे धमकाया। मेरा हीरो क्या आलम बाला में रहता है? उसे डपट कर पूछा। हैं? जोहा ने हैरत से आंखें पटपटा के उसे देखा। वो इसकी बात बिल्कुल भी नहीं समझी थी। जाहिर है भाई, 1 सेकंड में तो अम्मी जान मुझे आलिम आलिम बाला में ही पहुंचा सकती हैं। उम्मे हानी ने उसकी हैरत को कम किया और फिर हंस पड़ी। सही कहती है। उस वक्त डोरबेल बजी। ताहिरा पड़ोस में गई हैं और यकीनन अब वापस आ गई थी। जुहा गेट खोलने चल दी तो उम्मे हानी भी ती की तरह सीधी होकर बैठ गई कि फ़िलहाल उसे आलिम बाला में पहुंचने की कोई इतनी जल्दी भी ना थी। चलो जी, एक नया सर दर्द। जुहा बड़बड़ाती हुई किचन में दाखिल हुई तो उम्मे हानी ने पलट के उसे देखा जो उस वक्त तलहा की फरमाइश पर चिकन रोल बना रही थी। क्या हुआ लिटिल सिस्टर? तलहा ने भी उसके माथे की त्योरियां देखकर इस्तफसार किया। फिर बुरे बुरे मुंह बनाती तलहा के मुकाबले ही स्टूल खींच कर बैठ गई। खा लो। वो जो बड़े मज़े से फ्रेंच फ्राइज के पहाड़ पर हाथ साफ कर रहा था उसे भी पेशकश की। शुक्रिया, वो रुखाई से बोली। अब कुछ बताओगी भी या नहीं? उम्मे हानी ने चिकन रोल्स को एहतियात से कढ़ाई
कड़ाही में मुंतकिल करते हुए पूछा। ज़ुबैर भाई सुबह तशरीफ़ का टोकरा ला रहे हैं, उसने बिलाखिर जले कटे अंदाज में बता ही दिया। फ्रेंच फ्राइज़ खाते तलहा के भी अबरू तन गए। उम्मे हानी एक पल को ठटकी, फिर अगले ही लम्हे दोबारा अपने काम में मशगूल हो गई। आ रहे हैं तो आने दो, तुम्हारे मुँह पर क्यों 12 बज रहे हैं? बज़ाहिर वो बड़े मगन अंदाज में वो ज़ुहा से मुखातिब हुई थी। पता नहीं हानि, कल समरीन के घर हम सब फ्रेंड्स की दावत है। हम सिर्फ हमारे ग्रुप की ही दावत है उससे, बल्कि हमने ज़बरदस्ती उसे आमादा किया है। मैंने तो उसके निकाह में भी शिरकत नहीं की और ऐन उसके निकाह वाले दिन भी ज़ुबैर भाई याद हम के थे। अब दावत भी मेरी वजह से रखी गई और मैं फिर भी शरीक ना हुई तो कितनी सुबकी होगी सबके सामने। वो हाँसी होकर बोली, तो तुम्हें कौन रोक रहा है? चली जाना ना। तलहा ने कहा, हाँ चली जाना। ज़ुबैर भाई का पता है ना, एतराज़ात की पटारी खोल के बैठ जाएंगे, अम्मी जान के साथ फजूल की बहस करेंगे, बेमकसद तभी लेक्चर देंगे। इतना कुछ सुनने और सहने की हिम्मत नहीं है मुझ में। उससे जलकर कलस के कहा, वो कौन होते हैं हमारे मामलात में टांग अड़ाने वाले और हम पर बेजा पाबंदियाँ आयद करने वाले? जब अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना कर बैठ गए हैं तो फिर उन्हें हमसे क्या सरोकार का? हमने कभी उनके मामलात में दखल अंदाजी की है? तलहा भी गुस्से से बोला, वो तो पहले ही भरा बैठा था। चलो छोड़ो इस बहस को, हर कोई अपने अमल का खुद जवाब दे है। वो अगर बुरा करेंगे तो या अच्छा करेंगे तो खुद ही जजा सजा के मुस्तहिक होंगे। हम क्यों अपना खून जलाएं? इससे पहले कि मामला तूल पकड़ता उम्मे हानी ने उसे रफा दफा करना ही मुनासिब समझा। तुम पता नहीं किस जहान में रहती हो। आजकल लोग हाथों हाथ मामला चुकाते हैं, फौरी बदला लेते हैं। जजा सजा को कौन देखता है? किसी में इतना सब्र नहीं है कि क़यामत का इंतजार करे। जुहा ने लगे हाथों उसके भी लत्ते लिए। किसी में नहीं है तो हमें क्या? तुम में होना चाहिए। सबके अमाल को दलील बनाकर हम अपनी खलासी नहीं करवा सकते। खैर और शर अपना असर तो ज़रूर ज़ाहिर करते हैं। जल्द या बदेर इसका फैसला हमें नहीं करना। चलो उठो, अब लाउंज पे चलो। मैं भी वहीं आ रही हूँ, अम्मी जान को भी बुला लो। उम्मे हानी ने बहस को समेटा। रोल वो फ्राई कर चुकी थी। बर्नर ऑफ करके कढ़ाई नीचे उतारी। फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक निकालो, ग्लास भी ले जाओ। वो जुहा से मुखातिब हुई। तलहा अपनी फ्रेंच फ्राइज़ की प्लेट लेकर पहले ही निकल चुका था। उससे चिकन रोल को तरतीब से डिश में रखा। तलहा के लिए केचप और जुहा के लिए चिली सॉस निकाली। हानि, मेरी दावत का क्या बनेगा? जुहा की जान अभी तक दावत में अटकी हुई थी। डोंट वरी, तुम ज़रूर जाओगी। ज़ुबैर भाई कौन सा सारा दिन बैठे रहेंगे? तुम तलहा के साथ थोड़ा लेट चली जाना, मैं संभाल लूँगी। और ज़रा ज़रा सी बात पर वावेला नहीं मचाते, खासकर तलहा के सामने। जवान खून है, जोश में आते देर नहीं लगती। ज़ुबैर भाई जैसे भी हैं हमारे भाई हैं। मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि दोनों भाई यूँ आमने सामने एक दूसरे से टकराएं। मसलहत का ये पर्दा दरमियान में लटका ही रहने दो तो बेहतर है। चलो अब जल्दी, वरना तलहा शोर मचा देगा। अपने मखसूस लबो लहजे में बोलती वो कहीं से भी उससे 2 साल बड़ी नहीं लग रही थी। ज़ोहा ने रश्क से उसे देखा। वो सूरत हाल को यूं ही में कर लिया करती थी, जबकि ज़ोहा तो चिल्लाना शुरू कर देती थी। तलहा और ज़ोहा दोनों एक ही मिजाज के थे। हालांकि तलहा उन दोनों से बड़ा था, लेकिन जज्बाती बहुत था। यकीनन उसका मिजाज बाबा पर है, वो भी इतने ही हलीम है। ज़ोहा ने हज़ारों दफ़ा की सोची हुई बात को फिर दोहराया और लाउंज की तरफ चल पड़ी, जहाँ तलहा वाकई शोर मचा रहा था। ये भी मेरी तरह बेसब्रा है, ज़ोहा ने मुस्कुराते हुए सोचा और अम्मी जान को बुलाने चल पड़ी। खिलाफ़ तवक्को इस दफ़ा ज़ुबैर भाई खासे लदे फंदे घर आए थे। खाने पीने की अशिया के अलावा ज़ोहा और उम्मे हानी के लिए कपड़े भी थे, और इस दफ़ा तो अम्मी जान और बाबा जान से बड़े इखलाक से पेश आ रहे थे। ज़रूर दाल में कुछ काला है। ज़ोहा ने आंखें सूखी उठ के अपने लिए लाए गए सूट का जायज़ा लिया, फिर उम्मे हानी से मुखातिब हुई। तुम कभी ज़ुबैर भाई के खलूस का एतबार ना करना। उम्मे हानी ने मुतासिफ नज़रों से उसे देखा। खलूस और ज़ुबैर भाई, तौबा करो यार। मैं नौशाबा भाभी की रग रग बल्कि शहरक से भी वाकिफ़। उनका बस चले ना तो हमसे ज़ुबैर भाई को देखने की भी कीमत वसूल करें। ये जो आज हज़ारों खर्च हुए हैं ना, इसकी एक एक पाई की कीमत वसूल करेंगी। वो हमसे लिखवा के रख लो मुझसे। उससे पूरे दावे से कहा। तुम तो बस हर वक्त फजूल की गलत फहमियाँ पालती हो। उम्मे हानी ने उसे डपटा। जोहा, भाई को चाय बना के दो, किधर रह गई हो? बाहर से ताहिरा की आवाज़ आई तो जोहा नाक चढ़ा के बेड से उठी। एक तो ज़ुबैर भाई को हर आधे घंटे के बाद चाय की तलब हो जाती है। वो पाँव घसीटती बाहर निकली तो उम्मे हानी ने भी सूट उठा के अलमारी में रखे और बाहर लाउंज में आ गई। तलहा की जॉब का क्या बना? ज़ुबैर भाई अम्मी से पूछ रहे थे। बस बेटा, रोज़ ही कहीं ना कहीं इंटरव्यू होता है। आज भी इस सिलसिले में एक दोस्त की तरफ गया है, जहाँ हर तरफ सिफारिश और रिश्वत का गलगला हो। वहाँ साफ और खरे आदमी को कौन देखता है? ताहिरा ने ठंडी आह भरी। नेक वक्त रिश्वत और सिफारिश इस्माती दुनिया के असूल है। अल्लाह पाक के यहाँ ये कायदे नहीं चलते। वहाँ तो नीयतों का इखलास देखा जाता है। ज़ुबैर आज अच्छी पोस्ट पर है, हालांकि उसने तो रिश्वत और सिफारिश से काम नहीं लिया। अल्लाह पाक तलहा की भी ज़रूर सुनेगा। बाबा जान अपने मखसूस हलीम शफीक लहजे में कहा। भाई चाय तो अपनी जोहा के हाथों की पीने वाली है। मैं तो नोशी से भी कहता हूँ, जोहा जैसी चाय कोई नहीं बनाता। उसी वक्त जोहा चाय लेकर आई तो ज़ुबैर भाई ने फ़ौरन मौजू तब्दील कर दिया। जोहा ने वो मुश्किल खींच तान के एक मुस्कुराहट लबों तक लाई। मेरी जोहा के हाथ में बड़ा जायका है। ये अलग बात है कि कभी बनाया नहीं। बाबा जान ने मुस्कुरा के जोहा को देखा तो वो हंस पड़ी। मैं इसलिए कुछ नहीं बनाती बाबा जान, कहीं हानि के नंबर ना कम हो जाएं। इसकी शादी होने की देर है, फिर मेरे हाथ के जायके
और आप सब के मैदे वो सभी उसकी बात पे मुस्कुरा दी। हानि तो मेरा ख्याल है आजकल फारिग ही है। ज़ुबैर भाई ने चाय का सिप लेते हुए हानि को देखा। जी भाई, फ़िलहाल तो फारिग हूँ, सोच रही हूँ कोई शार्ट हैंड कोर्स ही कर लूँ। तो इस्लामाबाद आ जाओ ना, बल्कि चलो मेरे साथ ही, चाहो तो कुकिंग की क्लासेस ज्वाइन कर लेना, चाहो तो कंप्यूटर कोर्स वगैरह कर लेना। बल्कि हमारे एरिया में ही एक हैंडीक्राफ्ट स्कूल है, उसे ज्वाइन कर लेना। ज़ुबैर भाई की इतनी पुरकशिश ऑफर पर ज़ुहा को गश आने लगे। उम्मे हानि को भी खासी हैरत हुई थी। नहीं भाई, मैं यहीं से ही कोई कोर्स कर लूँगी, अम्मी बाबा के बगैर रहना बहुत मुश्किल है। उसने इतने दिलबराना जवाब पर ज़ुहा ने उसे गायबाना एक थपकी दी। हम कौन सा कोई गैर हैं, तुम्हारे अपने हैं। ज़ुबैर भाई ने खासी लगावट का मुजाहरा किया था। नहीं बेटा, हानि को आदत नहीं है कहीं रहने की। इस दफ़ा ताहिरा भी उसकी हिमायत में बोली। अम्मी जान, आजकल तो क्यों आजकल तो क्यों आजकल तो वैसे क्योंकि को अपना माहौल बदलना आजकल तो लड़कियों को अपना माहौल बदलना चाहिए, ताकि उनमें एतबार पैदा हो जाए, आगे जाके किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वो बड़े मुदब्बिराना अंदाज में गया है। लेकिन भाई, आप खुद ही तो कहते हैं कि लड़कियों को कहीं आना जाना नहीं चाहिए, बल्कि घर में ही रहना चाहिए, नोशी की तरह। ज़ुहा ने बहुत मासूमियत से कहते हुए लफ्ज़ नोशी पर खासा जोर दिया। हाँ, वो मैं तो दूसरों के घर की बात करता हूँ, अपने घर की तो नहीं। ज़ुबैर भाई गड़बड़ाए। वो मिजान, दरअसल नोशी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, अब उससे ज़्यादा चला फिरा भी नहीं जाता। मेरी वजह से ना वो यहाँ आ सकती है, ना अपने मैके जा सकती है। तो मैं कह रहा था कि कुछ दिनों के लिए हानि मेरे साथ चली जाए तो मुझे भी ज़रा आसानी हो जाएगी। ज़ुबैर भाई ने फ़ौरन अपना मुद्दा बयान कर दिया। मुबादा बात कहीं ज़्यादा तोल ना पकड़ जाए और सूरत हाल खुद उनके खिलाफ ना हो जाए। तो बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। ज़ुहा ने मुतनफ़्फ़र होकर सोचा, काम वाम इतना कोई नहीं है, काम वाली मासी रखी है, वही आके कर जाती है, कपड़े वगैरह लॉन्ड्री से धुल कर आ जाते हैं, बस खाना पकाना होगा। आपको तो पता है कि मैं बाज़ारी खाने नहीं खाता, फूड पॉइज़न हो जाती है, खुद नोशी से भी नहीं खाए जाते। फिर हानि चाहे तो कोई शॉर्ट हैंड कोर्स भी कर ले, बाकी औकात में फ़ारिग ही रहना है। ज़ुबैर भाई जल्दी जल्दी बोल रहे थे। आफ़िया भी तो आजकल फ़ारिग होती है भाई, उसे तो वैसे भी इस्लामाबाद बहुत पसंद है, आप उसे बुला लें। उनकी खामोशी होते ही ज़ुहा झट से बोली। आफ़िया नौशाबा की बहन थी। आफ़िया तो बहुत कहती है, मैं ही नहीं मानता, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आफ़िया मुझे खाना वगैरह दे। बाज़ नोशी इधर उधर भी होती है, बस वो लाख बहनों जैसी है, बहन तो नहीं। इसलिए मैंने हानि का कहा। उस वक्त वो हर तरह से अपनी बात मनवा लेना चाहते थे। जानती हूँ मैं आपकी इस नाम नेहाज शर्म और शराफत को। चंद माह पहले तो आफ़िया बीबी पूरा महीना गुजार के आई हैं, अब काम की बारी है तो वो भी दामन बचाएंगी, और आप भी। अम्मी बाबा का लिहाज ना होता तो वो इस सोच को अल्फाज का रूप दे देती। रहेगी तो आदत भी हो जाएगी, और वो कौन सा सारी उम्र के लिए जा रही है। मैं उसे हरगिज़ बोर नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, उन्होंने पूरे वसूख से कहा। ताहिरा ने सवालिया नज़रों से शौहर की तरफ देखा। हवास सारी बहस में जो इस सारी बहस में खामोश बैठे हुए थे। उम्मे हानि से पूछ लो, अगर उसे मुश्किल नहीं होगी तो वो अपने भाई की प्रॉब्लम समझती है, और वैसे भी हानि मुझसे बहुत प्यार करती है, शुरू से ही कभी मेरी बात का इनकार नहीं किया। तो अब क्यों करेगी, क्यों हानि? वो शहर टपकाते लहजे में हानि से मुखातिब हुए। जी, वो मरी आवाज़ में बोली, और ज़ुहा का बस नहीं चल रहा था कि उसके मुंह से उसकी ज़ुबान खींच के अपनी लगा दे और ज़ुबैर भाई की सारी गलत फहमियाँ प्लस खुशफहमियाँ निकाल के उसके सामने रख दे। एक तो सारी मुरव्वत और सारे जिहान का लिहाज अल्लाह ने इसमें ही रख दिया है। ज़ुहा ने दांत पीस के अपनी बहन को देखा, फिर कौन की ना तो उस नज़रों से ज़ुबैर भाई को, जो अपनी फतह पर खासे चहक रहे थे। रास्ते में तो कोई मसला नहीं हुआ, खैरियत से पहुंच गए। खिलाफ तो नौशाबा भाभी बड़े अच्छे तरीके से उससे मिली थी, अपने बेढंगे हुए वजूद के साथ बमुश्किल उसके गले मिली। जी भाभी, मसला नहीं हुआ, वो आस्तीकी से कहती सामने पड़ी चेयर पर बैठ गई। एक तो वो शादी के बाद वैसे ही फैल गई थी, और अभी इस हालत में तो और भी कार्टून लग रही थी, लेकिन ज़ुबैर भाई के लिए वो दुनिया की पहली औरत थी जो माँ बनने जा रही थी। बमुश्किल उठ के वो उनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आई। आप रहने दे भाभी, मैं खुद ही ले लेती हूँ। उन्हें यूं हाँफता काँपता देखकर उम्मे हानि को उन पे तरस आ गया। अब तो तुमने ही करना है, अब आते ही ज़रा दम तो ले लो, वो ग्लास पकड़ाते हुए बोली। फिर जब तक वो कोल्ड ड्रिंक पीती रही, वो कुरेद कुरेद कर उससे घर वालों का पूछती रही। फिर कोई भी काबिल गिरफ्त खबर ना पाकर मायूस सी होकर बेड पे बैठ गई। हानि हानि ग्लास किचन में रख कर आई। किचन को देख कर उसे कै आने लगी। हर तरफ बेतरतीबी और गंद फैला हुआ था। रात का खाना ज़ुबैर भाई बाहर से ही ले आए थे। वो खुद भी इतना थकी हुई थी कि कम अज़ कम आज तो पकाने की हिम्मत नहीं थी। अलबत्ता सर्व उसने ही किया था कि भाभी तो कोल्ड ड्रिंक पेश करके ही अपना फ़र्ज़ अदा कर चुकी थी। ज़ुबैर भाई की पोस्टिंग शादी के बाद इस्लामाबाद हुई थी, बल्कि हुई भी कहाँ, भाभी के स्टार पर ज़बरदस्ती करवाई गई थी। अम्मी बाबा जो बड़े बेटे को पढ़ा लिखा कर अच्छी पोस्ट पर फाइज देकर खुश होते थे कि अब उनकी जिम्मेदारी में उनका बेटा हिस्सादार बन गया है, नौशीन भाभी के तेवर देखकर उन सब के अरमानों पर ओस पड़ गई। ज़ुबैर भाई वही बोलते जो नौशी भाभी की ज़बान चाहती, वही सुनते जो नौशी के कान चाहते, और वही देखते जो नौशी की आंखें चाहती।
उम्मे हानी और जोहा जो हर वक्त ज़ुबैर भाई कहते नहीं थकती थी, नौशी भाभी को पूरी तरह खटकती थी। और फिर ज़ुबैर भाई ने भी यूँ आंखें फेरी कि उन दोनों को फरामोशी कर दिया। बिल आखिर नौशी भाभी ने ज़ुबैर भाई को सबके चुंगल से आज़ाद करवा के ही दम लिया और इस्लामाबाद आकर ही दम लिया। यहाँ अपना घर तो था नहीं, एक दोस्त के तवस्सुत से उन्हें एक नेक्सी मिल गई थी। वो लोग भी अच्छे थे। ज़ुबैर भाई नौशी भाभी के साथ खुशोख्रम यहाँ रह रहे थे। लगता है नेक्सी में कोई जिन आया है आजकल। शाम की चाय से लुत्फानंदोज होते हुए ज़ारून ने ताई तलब नज़रों से सवेरा को देखा। हाँ, लगता तो मुझे भी है। जब ही नेक्सी साफ सुथरी रहने लगी है। शक तो यही लगता है कि नौशी आपी ने कोई जिन काबू किया है, क्योंकि खुद तो इनके इतने गुण नहीं हैं। जो अशर उन्होंने हमारी नेक्सी का कर रखा था, उसे देखकर तो मेरा दिल इतना बुरा होता था कि हद नहीं। सवेरा बुरा सा मुंह बना के बोली, तो तुम्हारी कोई सर्विस किस दिन काम आएगी, पता करो मिस्ट्री क्या है इसके पीछे। ज़ारून को खुद खासी हैरत हो रही थी, इसलिए उसे उकसा रहा था। गई थी मैं कल नौशी आपी की तरफ, बता रही थी कि उनकी नंद आई हुई है लाहौर से। अब चंद दिन इधर ही रहेगी। वैसे मैं तो मिली नहीं उससे, वो अपने भाई के साथ शायद कहीं गई हुई थी। मैंने मुरवतन कहा तो था कि लेके आइएगा हमारी तरफ, वरना उनकी बहन आफिया का तजर्बा इतना नाखुशगवार था कि मेरा हरगिज़ दिल नहीं चाह रहा था ऐसी पेशकश करने को। सवेरा ने बताया तो ज़ारून के अब्रू तन गए। चलो चलो जी पहले बहन, अब नंद। अल्लाह मेरी तौबा, लगता है इस दफ़ा फिर कहीं भागना पड़ेगा। इन लड़कियों को अपने घर पता नहीं क्यों चैन नहीं पड़ता, भागी आती हैं। वो आफिया बीबी तो जोंक की भी किसी ऊंची नस्ल से ताल्लुक़ रखती थी, वो मुश्किल जान छुड़ाई थी उससे। ज़ारून को आफिया जितनी जहर लगती थी, शायद ही दुनिया की कोई और लड़की लगती हो। यूँ लगता था वो अपनी बहन के घर नहीं बल्कि उनके घर रहने आई है। ज़ारून के इर्द गिर्द मंडलाना और उससे फ्रैंक होना तो वो अपना फ़र्ज़ ऐन समझती थी, और घर में तो यूँ दंदनाती फिरती थी जैसे उसी की मिल्कियत हो। सवेरा और मामा तो फिर भी मुरव्वत लिहाज बरत लेती थी, जबकि ज़ारून कई दफ़ा से खरी खरी सुना चुका था, लेकिन वो भी आला पाए की ढीठ वाक़या हुई थी। मज्जाल कभी कान पर जूं तक भी रेंगी हो। बमुश्किल उससे पीछा छुड़ाया था कि अब नंद साहिबा आन टपकी। ज़ारून तुम्हारा फ़ोन है, अंदर से मामा की आवाज़ आई तो वो उठकर अंदर चला गया। सवेरा भी चाय के बर्तन समेटती अंदर की तरफ बढ़ गई। बर्तन किचन में रख के वो लाउंज में आई तो ज़ारून फ़ोन रखते हुए मामा से कह रहा था, मामा महत का फ़ोन था, आज एक ज़रूरी मीटिंग है, मैं 11 बजे तक वापस आऊँगा, शायद इससे भी लेट हो जाऊँ। आप लोग डिनर पर मेरा वेट मत कीजिएगा, ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। मामा ने हमेशा की तरफ से दुआ दी और वह जल्दी से तैयार होकर कॉर्नर से गाड़ी की चाबी उठाते हुए उन्हें अल्लाह हाफिज़ कहकर बाहर निकल गया। डिनर में क्या पकाना है आज? ज़ारून के जाने के बाद मामा सवेरा से मुखातिब हुई। देख ले, जो मर्जी बना ले, मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ। ज़ारून ही ज़्यादा नखरे करता है और वो आज डिनर में होगा नहीं। सवेरा ने कंधे उचकाकर कहा, मेरा कई दिनों से बैंगन का भरता खाने को दिल चाह रहा है। ज़ारून की वजह से नहीं बना रही थी कि ना वो खुद खाएगा ना ही मुझे खाने देगा। अब ज़ारून के ना होने की ये मतलब नहीं कि आप मुझे फीके सीटे खाने खिलाना शुरू कर दें। मैं इतनी भी बदज़ौक़ नहीं हूँ। सवेरा ने मसनूई खफगी का इज़हार किया तो वो हंस पड़ी। वो माँ बेटी अपनी बातों में मसरूफ़ थी जब लाउंज का दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ से खुला। दोनों फ़ौरन उस तरफ मतवज्जा हुई तो सामने 23-24 साला एक पुरकशिश सी लड़की को खड़े पाया, जो तज़ब्ज़ुब के आलम में उन दोनों को देखती झिझक कर दरवाजे में ही इस्तादा थी। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। रुबीना ने पुकारा तो उसने अंदर आते हुए दोनों को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। उन्होंने सोफ़े के सिमत इशारा किया तो वह बैठ गई। मैं उम्मे हानी हूँ, ज़ुबैर भाई की बहन। उसने खुद ही अपना तारुफ करवाकर उन दोनों की उलझन को रफ़ा किया। ओह अच्छा, कैसी हैं आप लाहौर से आई हैं गालिबन? सवेरा ने झट पूछा। मैं ठीक हूँ और लाहौर से ही आई हूँ, उससे बिलतरतीब दोनों सवालों के जवाब दिया। मैं एक दिन नौशी की तरफ गई थी, बट आप शायद घर पर नहीं थी, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। आई थिंक काफ़ी दिनों से आई हुई हैं आप। सवेरा तो गोया किसी से बात करने को तरसी बैठी थी। जी, मुझे नौशी भाभी ने बताया था आपका। अभी भी उन्होंने बस सदे स्टार भेजा है। मुझे अकेले आते हुए बहुत झिझक महसूस हो रही थी। मैंने भाभी से कहा तो वो कहने लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम चली जाओ। उम्मे हानी ने कदरन तफसील से बताया। अरे बेटा, तुम्हारा अपना घर है, जब मर्जी आ जाओ। रुबीना अपनी असली सादगी से बोली तो सवेरा ने बेसाख्ता ठंडी सांस खींची। इनकी ही नरम दिली ने तो आफिया को बिगाड़ा था। खैर, ये शक्ल से तो मासूम लगती है, आफिया की तरह चलाको चलत्तर नहीं लगती। सवेरा ने इसका सरतापा जायज़ा लेते हुए सोचा। तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूँ। रस्मी हाल अहवाल पूछने के बाद वो उन दोनों को छोड़कर वो किचन में चली गई। एक्चुअली मैं कोई शार्ट एंड कोर्स करना चाह रही थी, क्योंकि काम के बाद तो फरागत ही होती है। ज़ुबैर भाई ने मुझे कहा है कि मैं आपसे इस सिलसिले में रहनुमाई ले लूँ, क्योंकि आप तो यहाँ की रिहायशी हैं, हर जगह देखी भाली हो। मैं हानि ने गोया अपने आने का मकसद बयान किया था। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुद सोचती रहती हूँ कुछ ना कुछ कर लूँ, मगर ये सब सिर्फ सोच तक ही महदूद रहता है। किसी दूसरे का सहारा मिल जाए तो बड़ी आसानी रहती है। सवेरा को खासी खुशी हुई। वो यूँ भी सारा दिन अकेली बड़ी बोर होती रहती। ज़ारून होता तो खूब महफिल जमती, लेकिन वो बिजनेस में मसरूफ़ था, इससे कम ही टाइम मिलता था। आफिया के आने पर उससे सोचा था कि नौशी आपी तो शादीशुदा हैं, इसलिए उनका मिजाज उनसे नहीं मिलता।
चलो उनकी बहन तो अभी यंग है और एक जैसी एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन आफिया तो अपनी बहन से भी 4 हाथ आगे। सो इन दोनों की ना बन सकी। रुबीना जब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर अंदर दाखिल हुई तो उन दोनों में काफ़ी बेतकल्फ़ी हो चुकी थी, जिसमें ज़्यादा हाथ सवेरा का ही था। ताहम उम्मे हानी ने बुरा नहीं मनाया था कि उसे भी किसी की ज़रूरत थी। सारा दिन नौशी भाभी के साथ गुजारना भी मुहाल था। आंटी, आपने खामखा तकल्लुफ़ किया, मैं कौन सा दूर से आई हूँ, यहाँ नेक्सी से तो आई हूँ। 2 कदम के फासले पर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक उसे पेश की तो वो बेसाख्ता बोल उठी, आई तो पहली दफ़ा हो, चाहे 2 कदम का फासला हो या 100 कदम का, और मैंने कौन सा कोई इतना लंबा चौड़ा तकल्लुफ़ किया है तुम्हारे लिए। बस फ्रिज में पड़ी चीज़ों को फ्राई किया है। वो अपनाइए से बोली तो मेहानी को बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया। उससे गिलास थामा। बाकी लवाज़मात भी उसने उनके बेहद इसरार करने पर सिर्फ चखने पर इक्तफ़ा किया था। हल्की फुल्की बातों के दरमियान से वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। बहुत मज़ा आया आंटी, बहुत शुक्रिया। सवेरा, तुम आना हमारी तरफ, जब फारिग होगी फिर सोचेंगे कि कौन सा कोर्स हमारे लिए ज़्यादा मौजू रहेगा। वो जाने के लिए उठते हुए बोली, ज़रूर, मैं सुबह ही आती हूँ। सवेरा झट बोली। लाउंज से बाहर निकलते हुए वो उनके बारे में बहुत अच्छी राय काम कर चुकी थी और यही हाल उन दोनों का भी था। उसे यहाँ आए हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके थे। ज़ुबैर भाई का फ़र्ज़ तो गया उसे यहाँ लाना था, अगरचे आते जाते उठते बैठते वो उसका हाल अहवाल ज़रूर पूछ लेते थे, मगर जो दावा वो उसे लाने के लिए कर चुके थे वो ऐसे ही थे जैसे हुकूमत आवाम को इब्तिदा में सब्ज़ बाग दिखाकर अपना हमायती बनाती है, बाद में आंखें माथे पर रख ली जाती हैं, गोया मुल्क चलाने के लिए ये पहला असूल हो। नौशी भाभी को की मौजूदगी में कौन सा कोर्स और कहाँ का कोर्स, सारा दिन कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। ये तो शुक्र था कि सवेरा को कंपनी मिल गई थी और आंटी भी अच्छी थी। फारिग होती तो सवेरा की तरफ चली जाती और सवेरा फारिग होती तो उसकी तरफ आ जाती। यूँ दिन गुजर रहे थे। नौशी भाभी की फरमाइश पर उसने आलू का भरता बनाया था। रुबीना आंटी बड़े शौक से खाती थी। उससे प्लेट में उनके लिए भरता निकाला और भाभी को बताकर उनके पोर्शन की तरफ आ गई। लाउंज का दरवाज़ा खोलकर वह जूं ही अंदर दाखिल हुई, एन सामने वाले सोफे पर 2 नौजवान लड़कों को विराजमान देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। वो दोनों अपनी बातों को छोड़कर पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा हुए तो वो गड़बड़ा गई। सवेरा कहाँ है? ये 4 निगाहों का असर था कि वो अच्छी खासी बाएतमाद लड़की भी पजल हो गई। कौन सवेरा? यहाँ कोई सवेरा नवेरा नहीं रहती बीबी। और तुम कौन हो? इस प्लेट में क्या बम रख के लाई हो? इरादा क्या है बीबी तुम्हारा? मुझे तो मुझे तो राया मोसाद की एजेंट लगती हो। इनमें से एक ने मशकूक निगाहों से सरतापा घूरते हुए भी कुछ ताबड़तोड़ सवालात शुरू कर दिए। दूसरा अगरचा कुछ बोला नहीं था, ताहम उसके चेहरे के तासुरात भी कुछ कम खौफनाक ना थे। ये रुबीना आंटी का घर नहीं है। वो बेतहाशा घबरा गई। थूक निगलकर अपने होश खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए वो मुश्किल बोल पाई थी। हाथों की लर्जिश प्लेट में मुंतकिल हो रही थी। ये कोई रुबीना नगीना का घर नहीं है। जान की मान चाहती हो तो भाग जाओ यहाँ से और ज़िंदगी भर यहाँ का रुख ना करना, वरना काल कोठरी में पाबंदे जंजीर कर दी जाओगी, जहाँ एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी, एक एक बूंद पानी को तरसोगी। वही पहले वाला दबंग लहजे में गुर्राया तो उम्मे हानि को यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके बदन में से जान ही निकाल ली हो। उसमें तो इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि पलट कर सर पे पाँव रख के भाग ही जाती। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। प्लेटें उसके हाथों से छूटी और एक ज़ोरदार आवाज़ से ज़मीन बोस हो गई। इससे पहले कि वो खुद भी लहरा के ज़मीन पर गिरती, रुबीना किचन से बरामद हुई। क्या हुआ? किस चीज़ की आवाज़ थी? वो यकीनन प्लेटें गिरने की आवाज़ से बाहर आई थी। उम्मे हानी पर नज़र पड़ी तो फ़ौरन उससे मुखातिब हुई। आओ उम्मे हानी, बैठो, तुम कब आई? उसका कपकपाता वजूद और चेहरे पर उड़ती हवाइयाँ देखकर वो फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसका हरासा चेहरा उन्हें भी परेशान कर गया। मामा, क्या हुआ हानि को? इसीलिए मैं सवेरा सीढ़ियाँ फलांगते हुए नीचे आई तो मौजूदा सूरत हाल को देखकर वो भी घबरा सी गई। मैं ग्लूकोज लेकर आती हूँ। फ़ौरन किचन की तरफ लपकी। ग्लूकोज मिला पानी पीकर उसके मुख्तल हवास कुछ एतदाल पर आए। ज़ारून ने मलामती नज़रों से महत को देखा तो वो जवाबा यूँ जताती नज़रों से उसे देखने लगा। ठीक से ऊपर होकर बैठ जाओ हानि। सवेरा मलामत से बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। बदिक्कत मध्यम लहजे में बोली। उसके आवाज़ ठिकाने पर आए तो सवेरा की भी जान में जान आई। ये प्लेटें किससे तोड़ी हैं और क्या था इनमें? दफतन सवेरा की नज़र सामने पड़ी तो उसने अचंभे से दरियाफ्त किया। ये तुम्हारी दोस्त गालिबन कुछ लाई थी तुम्हारे लिए। जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो पाउंड सामने टेबल से टकरा गया। प्लेटें ज़मीन बोस हुई और ये बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसे मुंह खोलता देखकर महाद ने फराटे से मनगढ़ंत किस्सा सुनाया। उम्मे हानि को हैरत का शदीद झटका लगा था। टूट गई तो फिर क्या हुआ बेटा? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? रुबीना आंटी ने फिक्रमंदी से पूछा तो वो मुश्किल दाएं बाएं सर हिला पाई। सवेरा उठो, किरचियाँ उठा के डस्टबिन में डालो, किसके पाँव में ना लग जाए। उनके हुक्म पर सवेरा फ़ौरन उठ गई। लो, तारुफ करवाना तो याद ही नहीं रहा। ये मेरा बेटा ज़ारून और ये भांजा है महद। दोनों ने मिलकर नया नया बिजनेस स्टार्ट किया और इससे घर कम ही टिकते हैं। आज खुशकिस्मती से दोनों लंच पर आ गए हैं। वो खुशदिली से बता रही थी और मैं बदकिस्मती से इधर आ गई। उसने जल के सोचा, कैसी हैं आप? महद की खुश अखलाकी काबिले दी थी। ज़ारून को हंसी आने लगी। ठीक हूँ। उम्मे हानी ने एक तनतनाती हुई निगाह उस पर डाली।
मैं चलती हूँ आंटी, मज़ीद रुकने की उसमें हिम्मत नहीं थी। बैठो बेटा, खाना खा के जाना। रुबीना पस मंज़र से नावाकिफ़ उसे रोकने लगी। शुक्रिया आंटी, मैं खा कर आई हूँ। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें जाकर दवाई खिलानी है। मैं 2 मिनट का कहकर आई थी। उसे मालूम था आंटी जल्दी से जाने ना देंगी, इसलिए उधर तराशा। अच्छा चलो, मैं शाम में आऊँगी नौशिका पूछने, उन्होंने कहा। और वो एक कटीली निगाह उन दोनों पर जाकर आंटी को सलाम करती बाहर निकल गई। हर वक्त ड्रामे सूझते रहते हैं तुम्हें। रुबीना के बाहर निकलते ही ज़ारून ने माहद को एक थप रसीद की तो वो कराह के रह गया। तुम्हारा ही फायदा कर रहा था बेटे, उसने कमर सहलाते हुए चिताया। मेरा क्या फायदा कर रहे थे वो? क्या मेरे हिस्से का खाना खाने आई थी जो तुम उसे डरा धमका के वापस भेजना चाह रहे थे? ज़ारून ने खशमगी नजरों से उसे देखा। तुम अभी कम फहम हो बच्चे। मैंने सोचा जिस तरह मुसाफिर तुम्हारे पीछे पड़ गई थी कि उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया था, कहीं उस तरह उम्मे हानि भी हाथ धोकर तुम्हारे सर ना हो जाए, इसलिए खतरा पैदा होने से पहले ही उसे ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि इस दफ़ा मुखालिफ पार्टी ने डायरेक्ट तुम पर हमला करने की बजाय पहले तुम्हारी फैमिली को मुतासिर किया है। अब तुम्हारी बारी थी, लिहाजा मैंने सोचा कि कहीं मैं वाकई अपने इकलौते दोस्त से हाथ तो धो बैठूं। इस मामले को यही ख़त्म करना ज़रूरी है। महद की ज़बान रवां हो चुकी थी। बात तो तुम्हारी ठीक ही है, लेकिन अगर मामा को इल्म हो जाता ना कि उनकी मेहमान के साथ क्या सलूक किया गया है तो खैर नहीं थी। ज़ारून ने कदरे उससे इत्तफाक करते हुए कहा। इसलिए तो बात संभाल ली थी मैंने, उसने दांत न कोसे। वैसे महद, एक बात है। ज़ारून पर सोच नज़रों से गोया हुआ। क्या? ये लड़की उम्मे हानि आफिया जैसी नहीं लगी मुझे, ये तो बहुत मुकद्दस, मासूम और कोमल सी लगी थी। ज़ारून की आंखों में उसका सरापा आंच समाया। घबराया घबराया हरासा चेहरा। महद मानी खेज अंदाज में खांसा। फिर क्या ख्याल है? मेरी भाभी बना दो उसे, आंटी की भी मुश्किल हल होगी। आंटी की भी मुश्किल हल हो, उसने कहका लगाया। अब मेरा ये मतलब भी नहीं था कि तुम हमेशा उल्टा ही सोचना। ज़ारू ने उसे घुरका, जबकि वो परवाह किए बगैर गुनगुनाने लगा। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के। अब ज़ारून के हाथ थे और बेचारे महद की गर्दन। ना उमंग दिल में रही, ना कोई, ना जहन में सवाल है। जो गर्दिशें हैं हयात पर, मेरी ख्वाहिशों का कमाल है। वो गैर इरादी तौर पर कई दिनों से उम्मे हानि का मुंतज़िर था। उस दिन जो कुछ महद और वो उसके साथ कर चुके थे उस पर तो महद नहीं, अलबत्ता वो खुद खासा शर्मिंदा था। उस बात का तो वो भी मुतरफ़ हो चुका था कि उसकी मौजूदगी में उम्मे हानि उनकी तरफ नहीं आती थी, और अगर वो चाहती तो उस दिन भी उनकी अच्छी खासी दुर्गत बनवा सकती थी। लेकिन वो खामोश रही थी, और उसके आने से जिस तरह उनकी नेक्सी चमकने दमकने लगी थी, ये उसके सुगड़ापे का मुंह बोलता सबूत था। रुबीना और सवेरा अक्सर उसकी तारीफ़ें करती रहती थी। आज सुबह से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो टैबलेट लेकर कुछ देर काम करता रहा। जब सर का दर्द ज़्यादा बढ़ा तो लगारी साहब को देखने का कहकर ऑफिस से उठ आया था। मैं ठीक हूँ, तुम लोग बहुत याद आते हो। वो अपनी धुन में लाउंज में दाखिल हुआ तो उम्मे हानि फ़ोन पर किसी से मुखातिब थी। वो उसकी पुश्त थी, वो उसे देख ना सकी थी तो गैर अखलाकी हरकत, लेकिन इससे बात करने की गर्ज से वो नासाज़े तबीयत के बावजूद वहीं सोफे पर टिक गया। तो चार हर्फ भेजो तुम इन दोनों पर और आ जाओ घर। दूसरी तरफ जोहा ने उसे अपनी आदत के मुताबिक मशवरा दिया। अगर यूं ही करना होता तो मैंने आने की हामी ही ना भरती। अब जिस काम की जिम्मेदारी उठाई है, जब तक वो मुकम्मल नहीं होता तब तक तो रुकना ही पड़ेगा। उम्मे हानि ने गहरी सांस खींची। तुम्हें ही शौक हो रहा था नौशी भाभी की खिदमतें करने का। तलहा अभी तक गुस्से में है कि इसकी गैर मौजूदगी में ही आ गई हो। जोहा के लहजे में दबा दबा गुस्सा था। चलो छोड़ो इस बहस से क्या फ़ायदा? अगर मुकाबिल के तर्ज अमल को मानते हुए हम भी बुरे बन जाएं तो हमें मुकाबिल को भी बुरा कहने का कोई हक नहीं। वो अपने अमल के जवाब दे हैं, हम अपने हस्ब आदत और आसान से बोली। आज के दौर में ऐसी सोच ज़ारून को हैरत के साथ साथ खुशी भी हुई। अच्छा दफान करो नौशी भाभी को उनके अहले खाना समेत। तुम उस दिन बता रही थी कि जिस आंटी की नेक्सी में तुम लोग रहते हो उनका एक डैशिंग सा बेटा भी है। आखिरी जुमला बोलते हुए जोहा ने अपनी आवाज़ को धीमा कर लिया, मुबादा कोई सुनना ले। मैंने सिर्फ बेटा कहा था, डैशिंग का इजाफा तुमने खुद किया है। उसका मतलब समझते हुए उम्मे हानि के लबों पे मुस्कुराहट बिखरी। यार डैशिंग भी होगा, तुम उनकी नेक्सी में रहती हो। सुबह सुबह लॉन में चहलकदमी करने निकलना, उधर से वो ट्रैक सूट में जॉगिंग से वापस आएगा, लॉन में दोनों का टाकरा होगा, तो मुस्कुराते हुए उसे फ्रेश जूस पेश करना, साथ में हल्की फुल्की बातें। आहा, क्या अफसानवी सीन क्रिएट हो जाएगा। जोहा ने तसव्वुर की आंख से ये सब मुलाहिजा करते हुए लुत्फ लिया। लेकिन ना मैं किसी अफसाने की हीरोइन हूँ, ना वो हीरोज़ के ज़रिए किस्म के ख्यालात सुनकर उम्मे हानि को बेहद हंसी आई। खुद उसे भी वो दिन याद आ गया जब वो अपनी लाइफ के हीरो के अभी तक ना मिलने पर सख्त नाला और बरहम हो रही थी। बनने में देर कितनी लगती है? वैसे नाम क्या है साहिब बहादुर का? उसके याद आने पर पूछा कि अगर लड़के का नाम अच्छा हो तो आधा पौना हीरो तो वो बन ही जाता है। ज़ारून, उसने महफूज होते हुए बताया। अपने नाम पर ज़ारून के कान खड़े हुए तो
उन दोनों के दरमियान मौजू गुफ्तगू उसकी ज़ात थी। उसे अचंभा हुआ, ताहम फितरी तजस्सुस बढ़ा तो वह हमतन गोश हुआ। अरे वाह! किसी नावल के हीरो जैसा हाथ साफ कर ले यार, मौका बड़ा अच्छा है। ऐसा मौका तो किस्मत वालों को नसीब हुआ करते हैं। तुम शुक्र करो तुम्हारा नाम भी इन खुशनसीबों की फहरिस्त में आ गया। पहली बार मुझे ज़ुबैर भाई पर प्यार आ रहा है। क्या नेक काम किया है उन्होंने। ज़ोहा की ज़ुबान कैंची की तरह रवां हो चुकी थी। उम्मे हानिका मारे हंसी के बुरा हाल हो गया। मिस ज़ोहा वापस आ जाइए अपने तखय्युल की परवाज़ से। उसने हंसते हुए उसे टोका। हाँ, नहायत अनरोमांटिक लड़की हो तुम। अफसोस हो रहा है मुझे कि तुम यहाँ अकेली हो। अगर मैं होती तो मामला फिट करवा के सांस लेती, चाहे नौशी भाभी के सीने पे सांप ही क्यों ना लौटते। ज़ोहा ने तसव्वुर की आंख से नौशी भाभी को तिलमिलाते हुए देख कर चटखारा लिया। वो अगर यहाँ होती तो कुछ بعید ना था, सब कर गुजरती। इसलिए तो नौशी भाभी ने ज़ुबैर भाई को बतौर ख़ास उम्मे हानिका कहकर भेजा था कि ज़ोहा तो बज़ाते खुद उनके लिए दर्द-ए-सर बन जाती। अच्छा बकवास बंद करो, मैं फ़ोन रख रही हूँ और अब हर वक्त बिना आंटी का फ़ोन ना खड़काती रहना। यूँ रोज़-रोज़ किसी के घर आना, वो भी फ़ोन सुने, मुझे अच्छा नहीं लगता। उम्मे हानी ने गुफ्तगू समेटते हुए उसे तनबीह की। ज़ुबैर भाई तो सुबह के रात को घर आते और ज़ोहा अगर नौशी भाभी के मोबाइल पर कॉल करती तो वो बहाना कर देती कि उम्मे हानी सो रही है या सवेरा से मिलने गई है। उम्मे हानी खुद भी सबसे बात करने के लिए तरस गई थी। चुनाचा एक दिन उसने रुबीना आंटी की इजाज़त से घर फ़ोन कर लिया था। तब से ज़ोहा इसी नंबर पर कॉल कर लेती थी कि इस तरह खुल के बात हो जाती थी। रिसीवर कडल पर रख के वो नहायत खुशगवार मूड में जाने के लिए पलटी थी कि ऐन सामने वाले सोफे पर ज़ारून को विराजमान देखकर वो अच्छी खासी गड़बड़ा गई। वो कब अंदर दाखिल हुआ, कब से उसकी फजूलियात सुन रहा था, उसे कुछ खबर ना हो सकी। ताहम अंदाज़े नशिस्त से लग रहा था वो काफ़ी देर से यहाँ विराजमान उसकी सारी गुफ्तगू सुन चुका था। कैसी हैं आप, खुजाले से सर झुकाए उंगलियां चटखाते हुए वो यूं खड़ी थी जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्म सरजद हो गया हो। बिलाखिर ज़ारून ने उसे खुद ही मुखातिब कर लिया। जी मैं ठीक हूँ। और निदामत माथे से साफ करते हुए बमुश्किल थूक निकल के बोली, बैठिए प्लीज़। उसे यूं खड़ा देख के वो कहे बगैर ना रह सका। नहीं मैं चलती हूँ, भाभी इंतज़ार कर रही होंगी। वो जल्दी से कहकर उसकी बात सुने बगैर तेज़ी से बाहर निकल गई। वो उसकी पुश्त देखता रह गया। राहिल को मछली बिरयानी बहुत पसंद है। ऐसा करो लंच में मछली बिरयानी बना लो, साथ कोफ्ते शामी और चिकन कढ़ाई बना लेना। मीठे में तो राहिल फ्रूट राइफल ही शौक से खाता है। बस यही 2-3 चीज़ें बना लो, बाकी तुम्हारे भाई बाजार से ले आएंगे। नौशी भाभी ने तो गोया एहसान और फयाजी की हद ही कर डाली। ठीक है। नहायत कोफ्त और बेजारी के आलम में उसने नौशी भाभी का मेन्यू सुना और अपनी बेजारी को बमुश्किल 2 लफ्ज़ों में ढाला था। एलर्जिक इसे खाना पकाने पर नहीं थी, बल्कि राहिल से थी। नौशी भाभी का भाई इंतहाई हिर्स खबीस तबीयत का मालिक था। उम्मे हानी को तो सबसे बुरी उसकी नज़रें लगती थी। यूँ लगता था वजूद के आर पार हो रही हैं। तौबा नज़रें हैं कि लेज़र शुआएं, ज़ोहा अक्सर बिगड़ के कहा करती थी। राय तो खुद उसकी भी नहायत बुरी थी, अलबत्ता इसकी पूरी कोशिश हुआ करती थी कि नौशी भाभी के मैके वालों के मुँह कम ही लगा करे। हुक्मनामा जारी करने के बाद नौशी भाभी खुद अपने भारी तनों तोश के को घसीटती अपने बेडरूम में घुस गई, जबकि वो ठंडी आह भरते हुए किचन की जानिब चल दी। हेलो, क्या हो रहा है। वो अपने ध्यान में मगन चावलों पर मछली की तह लगाते हुए हड़बड़ा के पलटी और मुकाबिल राहिल को देखकर दिल में उठती नफरत और नागवारी की लहरों को दबाती मुश्किल बोली, कुछ नहीं। उसने रस्मन भी इस नमूने से हालचाल पूछना गवारा नहीं किया था और दोबारा अपने काम में मशगूल हो गई। उसका ख्याल था कि शायद इसकी रुखाई से मुतासिर होकर यह बला सर से टल जाए, लेकिन उसका ये ख्याल महज गुमा साबित हुआ और वो कमाल इत्मीनान से चलता हुआ उसके बराबर आन खड़ा हुआ। वाह, तुम्हें मेरी पसंद का इतना ख्याल है। मुझे अब अंदाज़ा हुआ है। अपनी पसंदीदा डिशेस को देखते हुए उसके लहजे ही नहीं आंखों में भी नदीदापन छलक रहा था। उम्मे हानी को शदीद कोफ्त की किस्म की कोफ्त हो रही थी। मुझे नौशी भाभी ने ये सब बनाने के लिए कहा था। उसने जताते लहजे में तरदीद करना ज़रूर ज़रूरी समझा ताकि उसकी यह खुद साख्ता खुशफहमी तो ख़त्म हो सके। तुम्हें तो दिल रखना भी नहीं आता, इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारी खातिर आए हूँ। इंतहाई दिलबराना अंदाज में कहता हुआ उसे जहर से भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। राहिल भाई आप ड्राइंग रूम में जाकर बैठे, मैं भाभी को वहीं भेजती हूँ। उसकी हदें ख़त्म होने पर आई तो वो फ़ौरन बोल उठी। उसके भाई कहने पर वो तिल मिलाया तो बहुत, मगर इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता वो उसे बोलने के लिए पर तोलता देखकर फ़ौरन नौशी भाभी को आवाज़ें लगाती बाहर निकल गई। नाचार राहिल को मुंह लटकाकर ड्राइंग रूम का रुख करना पड़ा। उम्मे हानी ने शुक्र का सांस लिया और फिर सारा वक्त उसकी यही कोशिश रही कि वो इस ढीठ के सामने गई क्यों। यहाँ पर इसका ये जो पेज है वो मतलब कटा हुआ है। मैंने तमाम गूगल पे चेक किया, तमाम स्टोरीज़ पे जिन जिन साइट्स पे ये नावल अपलोडेड है,
सबका यही पेज जो है वो कटा हुआ है। तो इंतहाई माजरत के साथ मुझे अब याद नहीं है, ये मैंने नावल बहुत देर पहले पढ़ा था, तो बस थोड़ा सा ही मैं आपको बता सकती हूँ कि इस वाले पेज में वो क्या मतलब हुआ कि जो राहील है वो मतलब उसके पीछे पीछे ही रहता है। तो उस वक्त वो उससे जान छुड़ा के उम्मे हानि जो है वो लॉन में चली जाती है। तो राहील उसके पीछे आके तो उसके साथ मतलब अम, क्या उसको बोलते हैं, उसको उसके लीचर सा बन जाता है, उसके पीछे ढीठ बन के उसके पीछे पीछे फिरता है, उससे बातें करता है। तो उसी इस पेज में उसी का ही बताया हुआ है। और आगे से इतना ये छोटा सा कटा हुआ पार्ट है, लेकिन इससे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि जब वो लाउंज में होती है तो ज़ारून किसी काम से बाहर निकल आता है। तो वो राहील को उम्मे हानी के पास बैठा देखकर उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि उम्मे हानी इस तरह क्यों बैठी है। और उम्मे हानी का जो मतलब वो उसको देखता है, उसका चेहरा, उस पे उसके तने तने से तासरात होते हैं, वो ज़ारून से हरगिज़ पोशीदा नहीं रहते। और राहील जिन नज़रों से उम्मे हानी को देख रहा होता है तो वो ज़ारून को आग लगा देती है। तो ज़ारून फ़ौरन ही लाउंज में उनके पास आता है और आकर उम्मे हानी से कहता है कि उम्मे हानी आप जाओ, सवेरा याद कर रही है आपको। और उसकी जो वो इतने अजीब से लहजे में कहता है कि राहील जो है वो गड़बड़ा जाता है और उम्मे हानी जो है वो फटाफट से सवेरा की तरफ चली जाती है और उससे जान छुड़ा के राहील से। और उसके बाद उनके रुबीना आंटी के घर जाके तो उनके घर बैठ जाती है सवेरा के साथ। इसी तरह वो ज़ारून जो है वो कमरे में आके उससे उसको डांटता है उम्मे हानी को। तो वो वो अजीब सी नज़रों से उम्मे हानी जो है वो ज़ारून को देखने लगती है कि भाई क्या है ये। ज़ारून उससे कहता है कि ये बंदा इतने काबिल एतबार नहीं लगता, तो आपको उसके साथ बैठने में एहतियात बरतनी चाहिए। और उसके साथ यूं लॉन में तन्हा, आगे मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, उसके साथ में यूं लॉन में तन्हा, वो भी उसके साथ यूं लॉन में तन्हा। आगे से फिर उम्मे हानी का ये आगे से शुरू होता है कि मैं जानबूझकर उसके साथ थोड़ा ही बैठी थी, वो खुद ही आगे थे बोतल के जिन की तरह। उसने जुज़बुज़ होकर सफाई दी, ज़ारून के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई, वो ऐसी ही थी सादा और शफाफ। ओके आइंदा ध्यान रखना, वो नरमी से कहता पलटने लगा तो उम्मे हानी फ़ौरन उसे पुकार बैठी। आंटी और सवेरा कहाँ हैं? आप कह रहे थे कि सवेरा मुझे बुला रही है। वो तो मैं तुम्हें वहाँ से उठाने का बहाना था। मामा और सवेरा आज महत की तरफ गई हैं, मैं एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम फिलहाल यहीं रुको, वो मासूफ अभी जाने वाले हैं, फिर चली जाना। अगर बोर हो जाओ तो घर फ़ोन करके गपशप लगा लेना। आखिरी जुमला कहते हुए उसकी आंखों में मायने खेज सी चमक दर आई। उम्मे हानी उस दिन का वाक़या याद करके नए सिरे से शर्मिंदा हुई। ठीक है, मैं जाऊँ अब। वो उसकी इजाज़त का मुंतज़िर यहीं खड़ा था। उसने आहिस्तगी से सर असबात में हिलाया तो वो एक भरपूर निगाह डालता उस पर बाहर निकल गया। सवेरा को कुछ शॉपिंग करनी थी और वो उसे भी ज़बरदस्ती घसीट लाई थी। उसने हज़ार मना किया था कि वो क्या करेगी जाकर, उसे तो रख खरीदना ही नहीं, उसे तो कुछ ख़रीदना ही नहीं। लेकिन वो सवेरा ही क्या जो मान जाए। महत की बर्थडे थी और सवेरा मैडम को कोई गिफ्ट ही पसंद नहीं आ रहा था। महत सवेरा का खालाजाद भाई था और उन दोनों की निस्बत बचपन से ही तय थी, जो कि अब इंतहाई पसंदीदगी बन चुकी थी। तुम चंद दिन पहले नहीं शॉपिंग कर सकती थी सवेरा? अब तुम्हें अपने लिए सब कुछ ख़रीदना है और अभी महत भाई के लिए भी गिफ्ट खरीदना है। मेरा नहीं ख्याल कि आज की तारीख में तुम ये मार्का सर अंजाम दे लोगे। वो झंझला कर सवेरा पर बरसी, जो 20 दुकानें खंगालने के बाद भी खाली हाथ घूम रही थी। मैं तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी, तुम्हें ही नौशी भाभी की नाज बर्दारियों से फुर्सत नहीं मिलती थी। सवेरा ने बड़े आराम से सारा इल्ज़ाम उसके सर धरा तो वो खश्मगीन नज़रों से उसे देखने घूरने लगी। तुम किसी और के साथ भी आ सकती थी, मेरा आना इतना ज़रूरी नहीं था। अपनी काहली को मेरे सर मत थोपो, तुम्हारा आना ज़रूरी था तो साथ लाई हूँ। वो सर झटक के बेनियाजी से कहती एक और शॉप में घुस गई। अब कुछ ले भी चुको। एक इंतहाई खूबसूरत ड्रेस रिजेक्ट करके वो बाहर मज़ीद आगे बढ़ी तो उम्मे हानी से रहा ना गया, लिहाजा बोल ही उठी, कुछ पसंद आएगा तो लूँगी या यूं ही मुँह उठा के हर चीज़ खरीद लूँ। वो कुमाले इत्मीनान से गोया हुई। उम्मे हानी को घर जाने की फिक्र थी। शाम के साए गहरे होते वो काफ़ी देर से निकली हुई थी। नौशी भाभी का गुस्सा तो अपने अरूज पर पहुंचा होगा। उसने दिल ही दिल में कयास लगाया, तुम भी ले लो एक ऐसा ड्रेस, कितना अच्छा लग रहा है। वो मुश्किल अल्लाह अल्लाह करके सवेरा को एक ड्रेस अपने लिए पसंद आया तो वो उसके पीछे भी पड़ गई। मैं क्या करूँगी लेकर, मुझे कौन सा कोई फंक्शन अटेंड करना है। वो ऐसे ही शौक और फैंसी ड्रेसेस नहीं पहनती थी, इससे मतामिल हो रही थी। हेलो गर्ल्स, किस बात पर बहस हो रही है? वो दोनों बहसों तकरार में मशगूल थी जब अकब से आती महत की आवाज़ पर चौंक कर मुड़ी तो महत के साथ ज़ारून भी मौजूद था।
वो दोनों भी गालिबन शॉपिंग के लिए आए थे। कहीं कुछ नहीं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सवेरा जल्दी से मुड़ी। वो फंक्शन से पहले हर चीज़ सरप्राइज रखना चाहती थी और अब उसका हाल ही में पसंदीदा ड्रेस भी कैंसिल हो चुका था क्योंकि वो अब महक देख चुका था। ज़ाहिरा शॉपिंग सेंटर में शॉपिंग ही करेंगे, अंडे तो बेचने से रहे। उसके बेतुके सवाल पर महक चिढ़ के बोला, तो अंडे ही बेच लो, तुमसे तो हर चीज़ की तवक्को की जा सकती है, वो भी कौन सा कम थी। फौरन चमक के बोली। उम्मे हानी इन दोनों की बहस से लाताल्लुक बार बार अपनी रिस्ट वॉच देख रही थी जहाँ टाइम काफ़ी हो चुका था। नौशी भाभी ने तो बात का बतंगड़ बना देना था। फिक्रमंदी के आसार उसके चेहरे से हवैदा थे। रिस्ट वॉच पर बार बार फिसलती उसकी निगाहें और चेहरे पर घबराहट और तफक्कुरात का तासुरात ज़ारून से हरगिज़ मख्फी ना था। वो उसकी परेशानी का सबब समझता था। अच्छा बहस खत्म करो, जो खरीदना है खरीद लो और सवेरा तुम जल्दी करो, मामा घर में अकेली होंगी और उम्मे हानी को भी घर जाना है, उसकी भाभी भी अकेली होंगी, हरी अब जल्दी करो। उसकी बात पे उम्मे हानी ने बेसाख्ता तशक्कुराना नज़रों से उसे देखा। जो बात सवेरा पिछले घंटे से ना समझ सकी वो बात वो चंद लम्हों में समझ गया था। सुन यार, आज तो मौका अच्छा है, भाभी को कोई अच्छा सा गिफ्ट दिला दे। मौका मिलते ही माँ ज़ारून के कान में घुसकर शार से बोलो तो ज़ारून के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। वो ले तो सही, मैं सारा शॉपिंग प्लाजा ही खरीद लूँ। वो भी मूड में आ गया तो महक को खामखाही मानी खैसी खांसी लग गई। ये तुम लोग क्या खुसर पुसर कर रहे हो? सवेरा ने मशकूक नज़रों से दोनों को देखते हुए सवाल दागा। कुछ नहीं, हमारे पर्सनल्स हैं। महक की तरफ से टका सा जवाब आया था। ओके यार, मैं चलता हूँ, तुम लोग शॉपिंग करो क्योंकि मेरी मौजूदगी में तो ये मानो बिल्ली एक चीज़ तक नहीं खरीदेगी। वो उसकी हर आदत से बखूब वाकिफ़ था, इसलिए उनको खुदाफिज कह के बाहर की तरफ बढ़ गया। और आप भी हमारे इस फैमिली डिनर में शिरकत ज़रूर कीजिएगा, मुझे दिली खुशी होगी। वो जाते हुए एक मरतबा फिर उम्मे हानी को कहना नहीं भूला था। उसने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया था। वो सब कोई भी खुशी सेलिब्रेट किया करते थे, चाहे किसी की बर्थडे हो, कोई और बात, कोई लंच, कभी डिनर और कभी कभार ब्रेकफास्ट भी। महद अपनी मामा के साथ रहता था, वो इकलौता बेटा था। महद, उसकी मामा, सवेरा, ज़ारू और बीना आंटी, ये उनका खालिस्तान फैमिली फंक्शन था जिसमें कोई भी बैरूनी पर्सनालिटी शामिल नहीं होती थी। यहाँ तो वो खैर अपने भाई भाभी की घर थी, ऐसे फंक्शन अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अगर वो अपने घर में भी होती तब भी यूँ किसी के खालिस फैमिली डिनर में हरगिज़ हरगिज़ शिरकत ना करती। और फिर ये ज़ारूनी था जिसने अपने कम टाइम में सवेरा को जल्दी जल्दी शॉपिंग करवाई थी और उम्में आने के लाख नाना करने के बावजूद उन दोनों बहन भाइयों ने एक ड्रेस, मैचिंग जूता और ज्वेलरी उसे भी दिला दी। ये तुम उसके अंदर ही रहने दो तो बेहतर है। वो काउंटर पर आकर अपने लिए की गई शॉपिंग की पेमेंट करने की वजह से पैसे निकाल रही थी जब ज़ारून ने पैसे उसके हाथ से पकड़कर सहूलत से उसके बैग में डालते हुए कहा, लेकिन आप कम से कम मुझे मेरी शॉपिंग की तो पेमेंट करने दें। वो बहुत संजीदगी से कह रही थी। उसे कतई अच्छा नहीं लग रहा था कि वो यूं किसी की जेब से शॉपिंग करती फिरे। मैं बाकी सारी चीज़ों की पेमेंट कर सकता हूँ तो तुम्हारी चंद एक चीज़ें मुझ पर भारी नहीं है। वो भी कतियत से कहता काउंटर मैन की तरफ मुतवज्जा हो गया। लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। वो अभी भी मुतामल थी, लहजे में दबा दबा सा एहतजाज था और आंखों में शिकवा हलकोरे ले रहा था। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। उसके अल्फाज थोड़ी सी रद्द-बदल के साथ उसी को लौटाते हुए उसकी आंखों में ऐसा कुछ ज़रूर था कि उसने पज़ल होकर नज़रें झुका दी थी, हथेलियाँ तक नम हो गई थीं। सवेरा पता नहीं कहाँ रह गई, अपना ध्यान बिठाने को यूं ही दाएं-बाएं सवेरा को तलाशने लगी। चलो जल्दी करो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, पहले कहीं खाना खा लेते हैं। सवेरा पता नहीं किस कोने से नमूदार हुई थी और आते ही शोर मचा दिया। जब तक शॉपिंग करती रही हो तब तक भूख तुम्हारे करीब नहीं फटकी और अब बड़ी भूख याद आ रही है। शॉपिंग सेंटर से बाहर निकलते हुए ज़ारून ने उसे घूरा था। जब भूख लगेगी तभी कहूँगी ना। गाड़ी का बैक डोर खोलते हुए शॉपिंग बैग्स उसमें रखते हुए बोली, आई थिंक यहाँ किसी होटल से खाना पैक करवा लेते हैं, घर जाकर खा लेंगे इत्मीनान से। अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, उम्मे आने की भाभी परेशान हो रही होंगी। गाड़ी स्टार्ट करते हुए ज़ारून ने तजवीज़ पेश की तो सवेरा ने भी बेसाख्ता तायदी अंदाज में इस बात में सर हिला दिया। शायद बात उसकी समझ में भी आ गई थी। उम्मे हनी ने शुक्र किया था कि वो मज़ीद लेट होने से बच गई थी, ताहम उसकी साबका परेशानी जूं की तूं कायम थी। गाड़ी पोर्च में रुकी तो उम्मे हनी की नज़रें बेसाख्ता नेक्सी की तरफ उठ गई जहाँ चंद एक लाइट्स रोशन थी। पोर्च में ज़ुबैर भाई की गाड़ी भी मौजूद थी जिसका मतलब था कि वो ऑफिस से आ चुके हैं। आज तो खैर नहीं, नौशी भाभी अपने शौहर के खासे कान भर चुकी होंगी। मेरी जगह जोहा होती तो खम ठोंक कर मैदान में उतर आती, पर मैं तो हूँ ही बुज़दिल। वो खुद ही क्या दिल में कयास लगाते हुए वो कदरे घबराहट के तासरात चेहरे पे लिए गाड़ी से उतरी। चलो आज तुम्हारी भाभी से भी सलाम दुआ कर लेते हैं। सवेरा भी उसके साथ ही नेक्सी की तरफ चल पड़ी। अलबत्ता ज़ारून उसे खुदाफिज कहते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, कैसी हैं आप? अंदर दाखिल होते सवेरा ने बड़े पुरतपका अंदाज में सलाम जड़ा तो नौशी जो उम्मे हानी को देखकर माथे पर बल डाले सख्त सुस्त कहने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी, सवेरा को देखकर रुक गई, बल्कि बड़ी गर्मजोशी से उसके सलाम का जवाब देकर उसे बैठने की ऑफर की। आज तो बहुत थकावट होगी, मैंने अपनी शॉपिंग तो जाते ही कर ली थी। लेट तो इसलिए हो गए कि मुझे आपके लिए कोई सूट पसंद आ रहा था। अगर उम्मे हानी ने जल्दी ना मचाई होती तो मैं खूब घूम फिर कर आपके लिए सूट खरीदती। दरअसल आपकी ड्रेसिंग इतनी यूनिक होती है कि बंदा आपके लिए कुछ खरीदने से पहले 1000 दफ़ा सोचता है। ये सूट तो बहुत महंगा है, पता नहीं आपकी पसंद पर पूरा उतरता भी है या नहीं।
सवेरा एक शॉपिंग बैग नौशी भाभी की तरफ बढ़ाते हुए नहायत मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो नौशी भाभी तो मानो कुर्बान हो गई। सूट देखते ही उन्होंने जो सूट के साथ सवेरा की शान में भी ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाने शुरू कर दिए। बस उम्मे हानी अलबत्ता हैरत ज़दा नज़रों से उसे देख रही थी। उसने तो ये सूट खरीदते वक्त जिक्र तक नहीं किया था कि वो नौशी भाभी के लिए ले रही है। ये उम्मे हानी की चॉइस तो बस आम सी है, बिल्कुल हल्के से कपड़े का ड्रेस पसंद किया। भैया अब हर एक की चॉइस आप जैसी तो नहीं हो सकती ना। उम्मे हानी उठ के किचन में गई तो सवेरा ने बड़े राजदाराना लहजे में नौशी भाभी से कहा। जवाबन अपनी शान में कसीदे पढ़ते हुए उनकी कलब ज़दा गर्दन में मजीद अकड़ाव पैदा हो गया। अच्छा भाभी मैं चलती हूँ, बहुत थक गई हूँ, और हाँ ये खाना मैंने रास्ते में अपने लिए लिया तो आपके लिए भी पैक करवा लिया। उम्मे हानी की लाई हुई कोल्ड ड्रिंक पीते हुए उसने साइड पर रखा शॉपर नौशी भाभी की तरफ बढ़ाया और खड़ी हो गई। ये खाना तो मानो ताबूत में आखिरी खील ठोंका गया था। अरे बैठो तो सही, कुछ खाओ पियो तो ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। नौशी भाभी का तो पूर पूर उसका शुक्रगुजार हो रहा था। वो तो सर से पाँव तक सवेरा की एहसानमंद नजर आ रही थी। नहीं भाभी फिर कभी सही मामा के लिए हैं। भाभी ने लाख इसरार किया लेकिन वो रुकी नहीं। यह मशवरा ज़ारून का था कि तुम्हें तुम्हारी भाभी की अताब से बचाने के लिए। वो सवेरा को छोड़ने के लिए बाहर तक आई तो सवेरा ने मुस्कुराते हुए उसे बताया, देखने में तो लगता नहीं कि मौसूफ ने ऐसा जनाना जहन पाया है। उम्मे हानी को भी हंसी आ गई। शायद वो सब ही नौशी भाभी की आदत और फितरत को जान गए थे। जाकर ज़ारून को बताऊंगी तुम्हारे ख्यालात, कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मे हानी ने आंखें दिखाई जबकि वो हंसते हुए अपने पोषण की तरफ बढ़ गई। नौशी भाभी ने गुलगोतने से बेटे को जन्म दिया था। ज़ुबैर भाई के तो पाँव ही ज़मीन पर बैठ नहीं पड़ रहे थे। ज़ुबैर भाई ने अपने ससुराल घर फ़ोन कर दिया था। उनके ससुराल वाले फ़ौरन पहुंच गए। माँ और बेटा दोनों की कंडीशन चूँकि नॉर्मल थी, इसलिए चंद घंटों बाद ही नौशी भाभी को डिस्चार्ज कर दिया गया। ज़ुबैर भाई अम्मी लोग नहीं पहुंचे अभी तक। आपने घर इतला कर दी थी। ये इनके घराने की पहली खुशी थी। उन्हें नौशी भाभी और ज़ुबैर भाई से लाख गिले शिकवे सही, पर इस पहली खुशी के मौके पर तो उनका उन सबका आना लाजमी यकीनी बात था। दूसरा, वो खुद भी उन सबको आपस में हंसता मुस्कुराता देखकर उसे जोहर तलहा बेतरह याद आई। पलके खुद ब खुद नम हो गई। हाँ मैंने फ़ोन किया था, तलहा तो आज किसी इंटरव्यू के सिलसिले में गया है, शाम से पहले नहीं आएगा और बाबाजान की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी जान कह रही थी तलहा आ जाए तो वो किसी दोस्त की गाड़ी ले आएगा, फिर आ जाएंगे। ज़ुबैर भाई आज वाकई बेतहाशा खुश थे जो उन्होंने इस कदर मुफस्सल जवाब से नवाजा था, वरना अमूमन हूँ हाँ या फिर गर्दन को ही दाएं बाएं हिला के काम चला लेते थे। क्या हुआ बाबा जान को, कब से तबीयत ख़राब है? उसने फ़ौरन फिक्रमंदी ने आन घेरा। कुछ खास नहीं, बस मौसमी सा बुखार है। वो अपने अजली लापरवाह लहजे में कहते नौशी भाभी की अम्मी की तरफ मतवज्जा हो गए जो सुबह से अपने दामाद के वारिस सदके जा रही थी। ज़ुबैर भाई हम तो ट्रीट लेंगे आपसे और शॉपिंग भी करेंगे अपनी पसंद से। आज तो आपकी जेब हल्की करवानी है, तैयार हो जाएं। आप ये आफिया थी जो बड़े नाजो अदा से इतलाकर फरमाइश कर रही थी। हम हाजिर हैं भाई, किस काफिर ने इनकार किस काफिर ने किया है? ज़ुबैर भाई की अतात और फरमाबरदारी काबिल दी थी। नेक काम में तो देर बिल्कुल नहीं करना चाहिए बेटा। नायला नौशी भाभी की अम्मी ने भी दामाद को काबू करना चाहा कि इस मौके की ही तो वो मुंतजिर थी जब इस खुशी को आड़ बनाकर दामाद की जेब हल्की करवाई जाए। ले जाए ना ज़ुबैर, सब इसरार कर रहे हैं। नौशी भाभी ने भी आहिस्ता लहजे में बोलते हुए कहा, जाने को तो कोई मसला नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कोई मिलने मिलाने आ गया तो कौन देखेगा, अगर घर पर कोई भी ना हुआ फिर तुम भी अभी ठीक नहीं हो, कोई ज़रूरत पड़ गई तो किससे कहोगी? ज़ुबैर भाई फ़ौरन अपने गुरेज की वजह बताई। मुबादा बेगम खफा ना हो जाए तो फिल वक्त वो उनकी खफगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम कौन सा इनको अकेला छोड़ के जा रहे हैं? ये उम्मे हानी है ना इसके पास, देखभाल तो क्या करनी है। नौशी और उसका बच्चा तो बस सब सो गए, बस ज़रा वैसे ही दिल को ढारस रहती है कि चलो कोई पास तो है। हम तो बस यूं आए और यूं गए। उम्मे हानी को तो फिर किसी वक्त ले जाना, तब नौशी के पास मेड रुक जाएगी। नाला बेगम तो पूरा प्रोग्राम तरतीब दिए बैठी थी। वो ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। अभी तो कोई नहीं आया और आराम से दामाद की जेब पर हाथ फेर सकती थी। जब सब आ जाते तो यकीनन इन दीदी और छिछोरी हरकतों से दस्तबरदार होना पड़ता है। ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी। ज़ुबैर भाई से तो आज हफ्ते अकलीम की दौलत भी मांगी जाती तो वो उससे भी इनकार ना करते, बशर्ते के मांगने वालों में उनके ससुराली रिश्तेदार होते। उम्मे हानी बेयकीनी से ज़ुबैर भाई की तरफ देख रही थी। गर्चा उसे शॉपिंग वगैरह से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी और ना ये वो राहील की मौजूदगी में जाना पसंद करती, लेकिन ज़ुबैर भाई ने तो यूं से गैरों के दरमियान बेवक़्त कर दिया था कि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका अपना माजाए से कोई खूनी रिश्ता भी है। बेबसी और बेवकती के एहसास ने यूं हमला किया कि उसकी पलकें चिलमिलाने लगी। अच्छा बेटा तुम ज़रा ख्याल रखना, हम बस अभी आ जाएंगे। नाला ने तो जाते जाते फिर उससे दो लफ्ज़ बोले थे जबकि ज़ुबैर भाई की रिंग उठाते हुए बेगानगी से बाहर निकल गए थे। यकायक उसे अपना आप खाली होता महसूस हुआ था। वो सब जा चुके थे और उसे बतौर गवर्नेंस नौशी भाभी के पास छोड़ गए थे कि वो उनकी और उनके बेटे की देखभाल करे। नौशी भाभी दवाइयों के ज़रिए सर शायद सो चुकी थी। उम्मे हानी को अंदर बेपनाह घुटन का एहसास हुआ तो वो खाली दिल और खाली जहन लिए बाहर निकल आई।
एक तो उससे वैसे ही सब घर वाले बहुत याद आ रहे थे, ऊपर से ज़ुबैर भाई का लाताल्लुक़ रवैया और ससुराल वालों के कदमों में बीच बीच जाना उसके दिल पर क्या ना गुजरी थी। यहाँ नौशी भाभी ज़ुबैर भाई की दौलत बेदरेक लुटाती थी और वहाँ अम्मी जान कैसे सोच समझ के खर्च करती थी। ज़ुबैर भाई तो दिल करता था कभी कुछ ले आते। तलहा की अभी जॉब नहीं थी, शुक्र था बाबा जान की जॉब अच्छी थी जो उन्हें कोई परेशानी नहीं आई। आओ बेटा, आज तो बड़े दिनों बाद मिलने आई हो, उसे खबर ही ना हुई। वो चलती हुई रुबीना आंटी की तरफ आ गई। वो उसे देखते हुए खुशदिली से बोली थी। सवेरा और रुबीना आंटी सुबह ही नौशी को मुबारकबाद देने आई थी। इधर आ जाओ हानी, मेरे पास ही। इसे यूं गायब दिमाग से अपनी तरफ तकता पाकर सवेरा ने आगे बढ़कर इसे अपने पास बिठा लिया। उसके चेहरे पर अजीबोगरीब से तासरात थे। इस अरसे में इन्हें नौशी और ज़ुबैर की आदत, भाई की आदत का तो अंदाज़ा हो ही गया था, और जो रवैया उनका उम्मे हानी के साथ था वो भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं था। बेटा, तुम्हारी अम्मी वगैरह नहीं आई अभी तक? रुबीना आंटी ने उसकी गायब दिमागी महसूस कर रही थी इसका ध्यान बिठाने को पूछ लिया। अम्मी, जोहा, तलहा, बाबाजान घर वालों के तज़किरे पर उसके लबों से एक कराह बरामद हुई, और बस यही एक लम्हा था जब उसका जब जवाब दे गया था। अम्मी जान। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपा के बुरी तरह रो पड़ी। वो अपने घर में होती तो कम अज़ कम ये कमाई का एहसास तो ना सताता। आज तो उसकी बर्दाश्त की हदें ही ख़त्म हो गई थी। अरे बेटा, मैं जो हूँ यहाँ तुम्हारी माँ की तरह। रुबीना आंटी फ़ौरन उठकर उसकी तरफ बढ़ी। उसे सीने से लगाया एक मेहरबान वजूद पाकर तो वो और बुरी तरह बिखर गई। क्या हुआ, खैरियत तो है? ज़ारून अंदर दाखिल हुआ, ठिठक कर रुक गया। उम्मे हानी को यूं ज़ार रोते देखकर उसका दिल पूरी तरह घबराया। बस ऐसे ही दिल घबरा गए थे। इतने दिन हो गए थे घर वालों से दूर हुए अपने यूं ही याद आते हैं। रुबीना आंटी नरमी से उसके बाल सहलाते हुए बेटे से मुखातिब हुई। लेकिन मामा यूं थोड़ी रोते हैं बच्चों की तरह। ये तो बिल्कुल ही। वो बेचैन नज़रों से उसे देख रहा था। उसके आंसू भी तो दिल पर गिरते हुए महसूस हो रहे थे। वो जानता था कि वो किस कदर हसास लड़की है। ये लो बेटा, पानी पियो। सवेरा पानी का गिलास लेकर आई तो उन्होंने नहायत नरमी और मलामत से उसका चेहरा ऊपर करते हुए पुरशफ़क़त लहजे में कहा। उम्मे हनी ने गिलास उनके हाथों से पकड़ा और प्यास ना होने के बावजूद सारा गिलास खाली कर गया। आंसू बहाने से दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। पानी पीकर उसके हवास बहाल हुए तो इन सबको पीते हुए मतवज्जा पाकर उसे खुद खुद नदामत ने आन घेरा। आई एम सॉरी। वो सर झुकाते शर्मिंदगी और नदामत से चूर लहजे में बोली। पता नहीं किस कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त में आकर वो यूं हवास छोड़ बैठी थी, वरना वो तो हर तरह के हालात को बड़ी खंदा पेशानी के साथ हंस के सह जाती थी। शायद उस वक्त वह ज़ुहा और तलहा से दिल की बातें कह लेती थी, और अब इतने दिनों से अकेली घर वालों से दूर थी। ऐसे नहीं कहते बेटा, तुम मेरे लिए किसी तौर पर सवेरा से कम नहीं हो। मैं तो बरमला कहती हूँ। मैं हानी मेरी दूसरी बेटी है। उनके लहजे में महसूस किया जाने वाला खलूस था। शुक्रिया आंटी। एहसास तशक्कुर से उसकी आंखें भीग गईं। बस बेटा, वक्त एक सा नहीं रहता। आज बाजी हमारे हाथ में तो कल किसी और के हाथ में होगी। बेहतरीन और कामयाब इंसान वही है जो इसकी कदर करता है, जो लो और दो के असूल पर अमल करता है। दरअसल आज के दौर में हिर्स और हवस इस कदर बढ़ गई है कि अगर हमारे हाथ में इक़्तिदार के चंद लम्हे क्यों ना आ जाएं, हम खुद से देना तो दूर की बात अगले से हल तक छीन लेना चाहते हैं। जिस रवैये की मार आज हम किसी को मारेंगे, कल को वो जब इस ओहदे की जगह पहुंचेगा तो फिर वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही सलूक करेगा। लेकिन अफसोस, हम ऐसा नहीं सोचते। उन्होंने ठंडी सांस भरते हुए उसे देखा। वो बगौर उन्हें सुन रही थी। नौशी और ज़ुबैर को आए हुए 2 साल होने को हैं। दोनों की ना दांतों अतवार के मालिक हैं। मैं खूब जानती हूँ इस उम्र में इतना तजर्बा तो हो ही गया कि खोटे और खरे की पहचान हो जाए। ऐसे लोगों पर इतनी तवज्जो ही ना दी जाए। बस अपना दिल साफ रखो और बाकी मामला अल्लाह पर छोड़ दो। वो सुबह जब उम्मे हानी के भतीजे को देखने गई थी तो ज़ुबैर और उसके ससुराल वालों की हंसी ठिठोल और उम्मे हानी का खामोश अंदाज उन्होंने बहुत कुछ महसूस कर लिया था। ये आप उसे किस सदी की तालीम दे रही हैं? खामोश, चुप, सब्र। अब वो दरगुजर ज़ारून से रहा ना गया तो बोल उठा। उम्मे हानी ने चौंक कर उसे देखा। ठीक है, किसी नेक और हमदर्द शख्स के लिए इंसान ऐसे जज्बात रख भी ले तो कोई मजाका नहीं, लेकिन अगर ऐसे लोग जो दिन दिहाड़े आपके हक पर डाका डाले, ऐसे गासिब से लोगों के लिए तो ईंट का जवाब पत्थर से ही देना चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी इस हरकत करने से पहले मुकाबिल 1000 दफ़ा सोचे। चुपचाप जालिम का जुल्म सहते जाना कहाँ की शराफत है? ऐसे में तो अगले बंदे को और शय मिलेगी। जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ तक तो मुकाबला करे। ताकत रखते हुए भी मजलूम बने रहना शराफत नहीं, हिमाकत है और बुज़दिली है। वो बिला धड़क अपने ख़यालात का इज़हार कर गया। वो ख़ुद भी ऐसा था। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हानी। तुम्हें चाहिए था कि उस चुड़ैल को बालों से पकड़कर उसकी उसकी लाडली चहेती बहन के पास छोड़ती और ख़ुद बड़े करोफर से गाड़ी में जा बैठती। सवेरा ने कुछ इस लहजे और अंदाज से कहा कि बावजूद रंजीदा होने के उसे हंसी आ गई। तुम्हारी जगह अगर वहाँ मैं होती तो सीधी कर देती आफ़िया और नौशी को। वो नाक चढ़ा के मज़ीद बोली। हमारी ज़ोहा भी ऐसे ही मिजाज की है। आफ़िया और ज़ोहा की तो एक सेकंड के लिए नहीं बन सकती। वो तो नौशी भाभी को भी नहीं बख्शती। इसलिए तो भाई लोग अलग शिफ्ट हो गए। ज़ोहा के जिक्र पर उसके लब खुद ब खुद मुस्कुरा दी उठे। एक तो बहन थी उसकी,
तो तुमने अपनी बहन से कोई सबक क्यों नहीं सीखा? वो बराह रास्त उसकी तरफ मतवज्जा होकर बोला तो वो गड़बड़ा गई। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, उसकी मिनमिनाती हुई सी आवाज़ बरामद हुई। फिर भी कबूल हो दिलो जान से। वो मुंह ही मुंह में बदबदाया कि मामा और सवेरा की मौजूदगी में तो ऐसी आज़ादी राय का इजहार नहीं कर सकता था। क्या कहा, ज़रा ऊंची कहना। सवेरा की तेज समात ने कुछ ना कुछ तो कैच कर ही लिया था। उसकी मानी खेज मुस्कुराहट के बदले वो उसे घूरने लगा तो वो हंस पड़ी। आज तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अम्मी, बाबा, जोहा, तलहा सब आए थे। वो सुबह से ही उड़ी उड़ी फिर रही थी। अरे हाँ, नहीं वो तेरा हीरो कहाँ है? वो किचन में नौशी भाभी के लिए परहेजी खाना तैयार कर रही थी कि जब जोहा किचन में दाखिल हुई। इंतहाई राजदाराना लहजे में दरियाफ्त किया गया, कौन सा हीरो? वो अपने ही ध्यान में थी। खाक ना समझे। चंबे से बमें उचका के उसे देखा। आह, जोहा ने लंबी सांस खींचते हुए शेर पड़ा। माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अब भी नहीं समझी? जोहा ने कच्चा चबा जाने वाली नजरों से उसे घूरा। खाक समझू के धूल? तुम्हें तो राह चलता लड़का मेरा ही हीरो लगता है। इतनी तो गिरी पड़ी हूँ ना मैं। कीना तो उस नजरों से उतारने के बाद वो यखनी बाउल में निकालने लगी। जिनकी नेक्सी में इतने दिनों से धरना मारे बैठी हो, मजे मजे के पकवान खिला के मैदे के जरिए दिल में उतरने की कोशिश की जा रही है, अब भी समझ आई? या ये सूप वाला गर्म बाउल तुम्हारे सर पे ढेल दूँ, दिमाग कुछ पिलपिला होगा तो शायद समझदार हो जाओ। वो दांत कचकचा के बोली। जारून एकदम पूरे कद से उसकी तरफ मुड़ी। जोहा ने जोर शोर से उस बात में सर हिलाकर गोया तस्दीक की थी। जोहा, तुम भी ना बस। जारून के नाम पर लब खुद ब खुद ही मुस्कुरा उठे। आंखों में गोया दिया से जलने लगे। कुछ लोग गुलाबों की तरह होते हैं जिनका नाम लेते ही हमारे इर्द गिर्द खुशबू फैल जाती है। चले फिर, तुम्हारी मतवक्का ससुराल। जोहा उसे छेड़ने से बाज नहीं आई थी। मरो तुम, अंदर जाकर फजूल बात मत करो, मुझे काम करने दो। अपनी बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को वो मुश्किल अंदर दबाते हुए जोहा ने उसे घुरका था, जिसका हस्बी आदत उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर तो जोहा ने उसे इस कदर जिस्ट किया कि वो झुंझुला के रह गई। जोहा की बच्ची, नौशी भाभी क्या सोचेंगी? उसने आखिरी हरबे के तौर पर से ढके अल्फाज में बाखबर करना चाहा। नौशी भाभी छोड़, उनकी अम्मा हुजूर और हमशीरा साहिबा भी बैठ के सोचे मेरी बला से मेरी जूती भी परवाह नहीं करती। वो बेनियाजी से अपनी नन्ही से नाक चढ़ा के बोली। वो ऐसी ही थी, किसी को खातिर में ना लाने वाली। और नौशी भाभी की फैमिली से तो उससे खास जेठ थी। वैसे भी वो खुद गर्ज, लालची और हरीस लोगों को जूते की नोक पर रखती थी। नहायत ज़िद्दी हो, अपनी मनवा कर ही दम लेती, उससे बिलाखिर हथियार डाल दिए थे। वैसे भी उसका अंदाज़ा था कि ज़ारून तो इस वक्त ऑफिस में होगा, रुबीना आंटी सवेरा ही घर पे होंगी। वो दोनों उससे बहुत प्यार और मोहब्बत से मिली थी। जोहा तो उसमें आदत थोड़ी देर में ही उनसे यूं फ्री हो गई थी। वह बरसों की जान पहचान हो। जोहा, तुम बैठ के गपशप लगाओ, मुझे दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। वो वॉल क्लॉक पर नजर डालते हुए खड़ी होगी कि अब घर में बहुत सा काम उसका मुंतज़िर था। अच्छा ठीक है, जाओ। उसने इजराह मरब्बत भी उसे रुकने को नहीं कहा। वो उसे घूरती हुई उठ गई। खुदाफिज कहने से पहले वो उसे नज़रों से जल्दी आने की तनबीह करना ना भूली। हैं ये क्या? मैं आ रहा हूँ तो तुम जा रही हो? वो लॉन अबूर करके टैक्सी की तरफ बढ़ने लगी थी जब ज़ारून पता नहीं किस लम्हे नमूदार हुआ था। आप इस वक्त? उसकी हैरत बजा थी। ये वक्त तो उसका ऑफिस में नहायत मसरूफियत का होता है। मुझे हमाओं ने खबर दी थी कि अजीज़ तरीन हस्ती तो इस वक्त घर में मौजूद है और तुम यूँ ऑफिस में बैठ कर वक्त ज़ाया कर रहे हो। पहली मरतबा यूँ बराह रास्त उसके सामने शौक हुआ था। उम्मे हानि की तो सिट्टी गुम हो गई। उसे कहाँ तवक्को थी उसके इस कदर फ्रैंक होने की। उसके घबराए हुए अंदाज़ अतवार ने उसे खूब महसूस किया था। रास्ता छोड़े, इंतहाई पुरतपिश नज़रों से ने उसे बौखलाहट में मुब्तला कर दिया था। खुश्क होठों पर ज़बान फेरते हुए वो मुश्किल कह पाई, सुना है तुम्हारे पेरेंट्स तशरीफ़ लाए हैं? कब? उनकी कदम बोसी के लिए हाजिर हूँ। आंखों में ढेरों शरारत लिए, वह नज़रों के हिसार में उसे ही मुक़ैद किए हुए था। मुझे नहीं पता। उसने साइड से निकलना चाहा, वो फौरन ही उसका इरादा भाम गया। रास्ता उसके फौलादी वजूद के आगे गोया ब्लॉक होके रह गया था। प्लीज़, वो मुल्तजी हुई। ओके, बस इतना बता दो कब आऊँ? आज ही आ जाऊँ? उसे गोया तरस आ ही गया था। मुतबस्सम आंखें, शरीर लहजा, वो अभी भी उसे तंग करने से बाज नहीं आया। आ जाए मेरी तरफ से, चाहे अभी आ जाए, उसने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम्हें तो मुझसे भी ज़्यादा जल्दी है। उसका मैनी खेस कहका बुलंद हुआ। उम्मे हानि के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। मुझे फजूल हरकतें सख्त नापसंद है। रास्ता छोड़े मेरा। चेहरे पे हया की लाली, जबकि लहजे में दबे गुस्से की आमेजिश थी। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। उसके लहजे की तब्दीली उसने फ़ौरन महसूस कर ली, लिहाजा फ़ौरन माजरत खाना अंदाज इख्तियार किया कि ओछी किस्म की हरकतें उसे खुद नापसंद थी। मगर उसे यूं सामने देखकर आज लहजा अंदाज खुद ब खुद शरीर हो गए थे। इट्स ओके, उसे संजीदा होता देख कर उसने भी मतानत से जवाब दिया। लेकिन ये सच है कि मैं वाकई मामा को तुम्हारी तरफ भेजना चाहता हूँ, मगर यहाँ नहीं, जब तुम अपने घर चली जाओगी। वो गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लेता हुआ बोला। उम्यानी एक दफ़ा फिर बुरी तरह गड़बड़ाई। उसके साथ भी कभी यूँ अफसानवी किस्म की सिचुएशन पेश आएगी उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था।
अपनी बात कहकर वो मज़ीद वहाँ रुका नहीं, पुरवकार अंदाज में चलता हुआ आगे बढ़ गया, जबकि वो हक दक वो खड़ी वहीं अपनी धड़कनें शुमार करने लगी। बमुश्किल खुद को कंपोज करती वो अंदर की तरफ बढ़ गई थी। दोपहर का खाना बड़े खुशगवार माहौल में खाया गया था। खिलाफत वो नौशी भाभी का रवैया उसके साथ इतना बुरा नहीं था। उसकी वजह शायद उम्मे हानी की 2 माह की मुसलसल मेहनत और खिदमत थी। और नौशी भाभी को शायद ये खदशा था कि उनकी सास जाते हुए उम्मे हानी को साथ ही ना ले जाए। बहुत रह लिया यहाँ, चलो अब वापसी पे हमारे साथ। शाम को वो तीनों बहन भाई करीबी पार्क में आए थे जब तलहा उससे मुखातिब हुआ। वो पहले ही उसके यहाँ आने पर नाला था। अब जो खुद अपनी आंखों से सूरत हाल देखी तो एक सेकंड के लिए भी उसे यहाँ छोड़ने पर रजामंद नहीं था। मेरा भी यही ख्याल है, बहुत कर ली खिदमत भाभी साहिबा की, अब कुछ सवाब आफिया बीवी को भी कमाने दो। जोहा ने भी तलहा की हाँ में हाँ मिलाई। वो देखती रही कि उम्मे सारा दिन घन चक्कर बन रही थी, एक पाँव किचन में तो दूसरा नौशी भाभी के बेडरूम में। कभी जुबैर भाई का ऑर्डर आ जाता तो लवाजमात से सजी ट्राली उन्हें ड्राइंग रूम में चाहिए होती। आफिया तो बस टांग पे टांग चढ़ाए बहन से गप्पे लड़ाती या फिर भांजे की नाज बर्दारियों में मसरूफ़ हो जाती। मजाल है जो एक तिनका भी उठा के इधर से उधर किया हो। जोहा को तो तभी से ताव आ रहा था। वैसे भी एक मल्टी नेशनल कंपनी वाले मुझे एक शॉर्ट कोर्स एंड ट्रायल के लिए 2 माह के लिए मस्कत भेज रहे हैं। मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारा घर पे होना ज़रूरी है। इस वक्त वो कहीं से भी गैर संजीदा और जज्बाती सा तलहा नहीं लग रहा था, बल्कि खासा मुदब्बिर टाइप भाई महसूस हो रहा था। इतनी अच्छी न्यूज़ अब सुना रहे हो? कब आया तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर? उसे खुशगवार हैरत ने घेरा। तलहा की जानिब की वजह से वो खुद भी सब बहुत परेशान थे। खुशनोशी भाभी और ज़ुबैर भाई के तानो तशनियाँ ने उसे खासा चिड़चिड़ा बना दिया था। अभी चंद दिन पहले तुम्हें फ़ोन पे इसलिए नहीं बताया कि खुदा के सरप्राइज़ देना चाहता था। वो खुद भी बहुत मसरूर था। इस खुशी में तो फिर आइसक्रीम खानी चाहिए, बताई तलब नज़रों से जोहा को देखते हुए बोली। और जोहा तो पहले ही अंधा क्या चाहे 2 आंखों के मज़दाक ज़ोर शोर से उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। वायनाड तलहा को भला क्या एतराज़ हो सकता था। फिर वो तीनों करीबी आइसक्रीम बार में गए और दुनिया जहाँ की बातें करते हुए उन्होंने नहायत पुरलुत्फ माहौल में आइसक्रीम ख़त्म की थी। उम्मे हानी को तो यूँ लग रहा था गोया वो एक अरसे बाद अपनों से मिली हुई तशनगी थी कि ख़त्म होने में ना आ रही थी। वो लोग जब घर पहुंचे तो शाम के साए ढल चुके थे। रात अपने पर फैला रही थी। इतनी देर कर दी तुम लोगों ने? रात के खाने की तैयारी भी करनी थी। नौशी भाभी छूटते हुए बोली थी। अंदर ही अंदर तो खूब गुस्से से उबल रही थी, मगर मसलहत के पेश नज़र बज़ाहिर आराम से कह रही थी, सॉरी भाभी, हानि ने तो अपनी पैकिंग करनी है। आप आफिया से कहें आज डिनर तैयार कर ले। बल्कि आफिया से कहाँ ऐसे काम होंगे? वो कौन सा आदि है? ज़ुबैर भाई को फ़ोन कर दें, वो आते हुए ले आएंगे। उम्मे हानि के कुछ कहने से कबल ही जोहा बोल उठी थी। लगी लिपटी तो वो वैसे ही कायल नहीं थी, सो आफिया पे चोट करना नहीं बोली थी। तुमसे तो बेहतर ही बनाना आता है मुझे। आफिया क्यों चुप रहती? तैर से बोली। बस चलता तो उसका मुंह नोच लेती। जोहा के तंजिया जुमले उसे यूं ही बारूद पे बिठा दिया करते थे। इतने बुद्धों में बस एक ही चंडाल है, वो अक्सर अपने जले दिल के फफोले नोशी के आगे फोड़ती रहती थी। वाह, ये सानिया कब रूनमा हुआ? मैंने तो पहले ही ज़ुबैर भाई से कहा था कि हानिया की बजाय आफिया को बुला ले, मगर वो कहने लगे कि आफिया कौन सा मेरी सगी बहन है जो इससे खाना पानी लेता फिरूं। खैर अब तो कोई मसला नहीं, आंटी भी इधर है और राहील भी। वैसे अंकल क्यों नहीं आए? ये वो बाद में आएंगे। उसने बड़ी मासूमियत से आंखें पटपटा के दोनों बहनों से दरियाफ्त किया था। तुम अपनी बकवास बंद रखो और हमारे मामलात में ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं। आफे के अंदर तो जवार भाटा उबलने लगा था। चले ये भी ठीक है, आप लोग अब अपनी मीटिंग कर लीजिएगा। आओ हनी, हम पैकिंग कर ले। उसके गुस्से को खातिर में लाए बगैर वो बड़े इत्मीनान से बोली और उम्मी हनी का हाथ पकड़ के बाहर निकल गई। उसका ये मुतमईन और पुरसुकून अंदाज दोनों बहनों के सीनों में किस कदर आग लगाता है वो बहुत अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उन्हें चढ़ाने से बाज नहीं आती थी। अगरचे बाद में उम्मी हानी की नसीहतें और अम्मी जान की डांट खाना पड़ती थी, मगर इन 2 चीज़ों की परवाह किसे थी? जोहा, तुम बाज नहीं आओगी? कमरे में आते ही हानि ने उसकी क्लास ली। ओफ, तुमने दोनों बहनों के चेहरे देखे थे कैसे लाल बबूका हो रहे थे? कसम से मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। इतना मज़ा तो आइसक्रीम खाने में नहीं आया। अगर तुम ना होती तो ये आफिया बीवी की तो मैं ज़मीन चाटने पर मजबूर कर देती। उसने तस्वीर में ही लुत्फ लेते हुए कुछ इस अंदाज से कहा कि बावजूद टेंशन होने के हानि को हंसी आ गई। बड़ी गलत फहमी है तुम्हारी। उससे ऐसा हंगामा खड़ा करना था कि अल्लाह अल हफीज़। हानि ने उसे आईना दिखाई। ये तो और भी अच्छी बात है, हम कल की बजाय आज ही रवाना हो जाते हैं। जोहा ने नाक पर से मक्खी उड़ाई। तुम्हारा तो अल्लाह ही हाफिज़ है। वो उससे मजीद बहस करने की बजाय पैकिंग करने लगी। अगले दिन सुबह ही तला ने वापसी के लिए शोर मचा दिया। बाबा जान को भी ऑफिस जाना था, लिहाजा वो नाश्ते के फ़ौरन बाद ही निकलने के लिए तैयार थे। अफरा तफरी में मैंने सवेरा को भी इतला नहीं की। तुम रुको, मैं सिर्फ 5 मिनट में उनसे मिल के आई, जोहा से कहते हुए वो बाहर की तरफ लपकी
ओफ अपनी धुन में नौशी के कमरे से निकलती आफिया उससे टकरा गई। वो अपना सर पकड़ के रह गई। तुम्हारी कौन सी ट्रेन छूट रही है जो यूं भागी चली जा रही है? और आफिया अपना नाक सहलाते हुए उसे खूंखार नजरों से घूरते हुए बोली, सॉरी, मैं जरा सवेरा की तरफ जा रही थी। तलहा ने जाने की जल्दी मचाई हुई है, अफरा तफरी में कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा रास्ता तो दो। वो अपने ध्यान में उसकी तरफ देख न सकी और उसकी साइड से निकलती तेज तेज कदमों से चलती इनेक्सी पार कर गई। यहाँ तो अभी तक नाश्ता चल रहा है। वो ड्राइंग हॉल में दाखिल होते हुए बोली, जहाँ वो तीनों बैठे नाश्ते में मसरूफ थे। ज़ारून ने अलबत्ता अपने सामने अखबार फैला रखा था। चाय की सिप लेते हुए अखबार की सुर्खियों पर भी नज़र दौड़ा रहा था। नाश्ते के टाइम पर सारी दुनिया नाश्ता ही करती है। उसे देखते ही उसने अखबार एक साइड पे किया और चाय का बड़ा सा घूंट भरते हुए तफसीली नज़र से उसका जायजा लिया। आम दिनों से हटकर वो आज कुछ खास लग रही थी। स्काई ब्लू ड्रेस पे हमरंग एम्ब्रॉयडरी लगाए, साथ में बड़ा सदपट्टा सलीके से ओढ़े हुए, चंद कांच की चूड़ियाँ, मैचिंग टॉप्स। ये आज की इजाफी तैयारी थी। आओ बेटा नाश्ता कर लो। रुबीना आंटी से देखते मुशफिक अंदाज में बोली, नहीं आंटी, मैं बहुत जल्दी में हूँ, बस आपसे मिलने आई थी। उसकी बात पे ज़ारून ने भमेश का के अचंभे से उसे देखा था, जो उसकी तरफ बिल्कुल भी मतवज्जो नहीं थी। खैरियत? सवेरा ने दरियाफ्त किया। जी मैं अम्मी लोगों के साथ घर जा रही हूँ। घर जाने की खुशी उसके चेहरे से फूटी पड़ी थी। वो खुशी खुशी बता रही थी, जबकि ज़ारून को तो अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। हालांकि वो खुद चाह रहा था कि हानि जल्द अपने घर जाए ताकि वो मामा और सवेरा को उसकी तरफ भेजे, लेकिन एकदम से सुनकर उसका दिल उदासी की लपेट में आ गया था। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारी इस कैद खाने से जान छुट्टी, मगर मैं तुम्हारे बगैर उदास हो जाऊंगी। मुझसे मिलने आती रहना। सवेरा ने उठकर साथ लगाया। आखिर इतने दिनों से वो उसकी आदी हो गई थी और फिर उसकी तो आदत ही इतनी अच्छी थी कि हर कोई उससे इम्प्रेस हो जाता था। तुम आना मुझसे मिलने मेरे घर, मुझे बहुत खुशी होगी। और आंटी आप भी आइएगा। उसने खुश दिली से उन्हें दावत दी थी कि ये फैमिली चंद दिनों में से बहुत अजीज़ हो गई थी। क्यों नहीं बेटा, हम ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। रुबीना आंटी ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया, प्यार किया और जाने से पहले खूबसूरत सूट गिफ्ट किया था। नहीं आंटी, इसकी क्या ज़रूरत है? मेरे लिए आपका खुलूस और मोहब्बत ही काफ़ी है। वो सूट लेने में मुताम्मिल थी। ये भी खुलूस और मोहब्बत की ही एक अलामत होती है, जिसका इजहार हर माँ अपनी बेटी से वक्तन फ़वक्तन करती रहती है। उन्होंने इतने नर्म और मीठे लहजे में कहा था कि मज़ीद इनकार की गुंजाइश ही नहीं रहती थी। वो बहुत मोहब्बत और प्यार समेट कर वहाँ से निकली थी। सवेरा ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उससे मिलने ज़रूर आएगी। मामा और सवेरा से तो बड़ा प्यार जताया जा रहा था। मुझसे नहीं मिलना था क्या? वो भी उसके पीछे ही चला आया था। मसनूई खफगी से उससे मुखातिब था। जी वो भौंच की रह गई। क्या मतलब है आपका? मतलब मतालिब छोड़ो, ये बताओ मिस करोगी मुझे? वो बड़े आस भरे लहजे में पूछ रहा था। मैं फजूल काम नहीं करती। वो नाक चढ़ा के बोली, यानी कि सारे फजूल काम तुम मेरे लिए छोड़े जा रही हो। उसने आंखों में शरारत समोकर उसे देखा तो वो जुज़बुज़ हो गई। फजूल लोगों के पास फजूल काम ही होते हैं। उसकी आंखों का मफहूम समझते हुए भी वो नज़रअंदाज कर रही थी। चलो फिर मैं आज से ही इंतज़ार शुरू कर देता हूँ, कब इन फजूल लोगों की फहरिस्त में तुम्हारा नाम भी शामिल होगा। वो उसे छेड़ते हुए बोली, बड़ी खुशफहमी है जनाब की। ये नेक्सी करीब आ गई थी। वो दरवाज़ा खोल के अंदर की तरफ बढ़ने लगी जब अकब से उसकी आवाज़ सुनाई दी, हानी जी। उससे गर्दन मोड़ के उसकी तरफ देखा। मैंने रात मामा से बात कर ली थी, उन्हें कोई एतराज़ नहीं। हम जल्द ही तुम्हारी तरफ आएंगे इंशाल्लाह। तुम इंतज़ार करोगी ना? आंखों में मोहब्बत की ढेरों शमें रोशन किए वो उसे देख रहा था। फितरी शर्म और हया की झिझक के बाइस वो खुद ही सिमट गई। मुँह से कुछ कहने की बजाय उसने आहिस्ती से सर असबात में हिलाया और फ़ौरन दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हो गई। आते ही ढेरों काम थे जो उसके मुंतज़िर थे। ऊपर से तलहा के जाने की भी तैयारी थी। ज़ोहा तो कॉलेज में चली जाती और वो पीछे से काम निपटाती रह जाती। एक दिन भागते दौड़ते उसने सवेरा को भी फ़ोन किया। रुबीना आंटी तो कहीं बाहर गई हुई थी। सवेरा अलबत्ता बहुत खुशदिली से बात कर रही थी। वो चूँकि जल्दी में थी, इसलिए दो चार इधर उधर की बातें करके फ़ोन रख दिया। पहले हानि ज़ुबैर भाई की तरफ चली गई और अब तलहा जा रहा है। एक आता है और दूसरा चला जाता है, मगर ज़ाहिर नहीं कर रहा था। उसे मालूम था कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। चंद दिन की दूरी के बाद एक बेहतरीन जॉब उसकी मुंतज़िर होगी। वो अपने माँ बाप के पूरे ख्वाब ख्वाब पूरे कर सकेगा। बहनों के फर्ज से सबकदोश हो सकेगा। यह एहसास ही बड़ा राहत अफ़ज़ा था। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ज़ोहा ने ठंडी सांस भरी। आराम करने दो, अब उसे सुबह की फ़्लाइट है, उधर भी थकावट हो जाएगी। तुम अभी तक उसे घेरे बैठी हो। अम्मी जान ने तलहा के कमरे में झांका, जहाँ अभी तक उनकी महफिल जमी हुई थी। वो टोके बगैर ना रह सकी। रहने दे अम्मी जान, फिर पता नहीं ऐसी फुर्सतें कब नसीब हों। आज तो जी भर के दिल की बातें कर लें। तलहा ने मुस्कुराकर बहनों की तरफ देखा तो ज़ोहा ने झट विक्ट्री का निशान बना दिया। अल्लाह पाक मेरे बेटे को खैर से ले जाए और ले आए। खुदा तुम्हारी मोहब्बत यूं ही कायम दायम रखे। जो बरकत आपस में मिलजुल के खाने से है, वो अलग थलग रहने में कहाँ नसीब होती है। वो दुआ देने के साथ साथ नसीहत करना नहीं भूली थी। ज़ुबैर की शादी के बाद उन्हें तलहा की तरफ से हर वक्त धड़का ही लगा रहता था। बस अम्मी जान आपकी दुआएं चाहिए। तलहा उनके एहसास समझ सकता था। मेरी दुआएं तो हर वक्त तुम सबके साथ हैं। तुम अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, हानि और ज़ोहा अपने घर के हो जाए तो हम वालिदैन की जिम्मेदारियां भी कुछ कम हों। उनके लहजे में नमी सी थी।
मैं भी यही सोच रहा था कि पहली फुर्सत में उम्मे हानी के लिए कोई अच्छा सा प्रपोज़ल देखा जाए। आप इस सिलसिले में बातचीत कीजिएगा, मैं आऊँगा तो फिर फाइनल कर लेंगे। अगर कोई हमारे मेयार के मुताबिक हुआ तो वो बड़े मुदब्बिराना अंदाज में वहाँ से मुखातिब था। उम्मे हानी को अच्छी खासी झिझक महसूस हो रही थी। मैं जल्दी किसी से इस बारे में बात करती हूँ। चलो तुम लोग भी अब आराम करो और भाई को भी आराम करने दो। वो उठते हुए उन्हें ताकीद करने लगी। जी अम्मी जान, ज़ोहा झट से बोली, मुबादा उनकी मज़ीद नसीहतें ना शुरू हो जाएं। मेहंदी लगेगी तेरे हाथ, ढोलक बजेगी सारी रात। उनके जाते ही ज़ोहा ने हलक फाड़ना शुरू कर दिया। उम्मे हानी ने पास पड़ा कुशन उठा के उसे दे मारा, जिसे उससे बड़ी सहूलत से कैच कर लिया था। पहले तलहा की होगी, वो बड़ा है। उससे कमज़ोर सा एहतजाज करना चाहा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? तलहा ने कहा लगाया। मेरे कौन सा रिश्तों की लाइन लगी हुई है जो तुम मेरे पीछे पड़ गए हो? उससे गुस्से से उन दोनों को घूरा जो ढीठ बने दांत निकाल रहे थे। क्या पता लग जाए। वैसे एक हाथ का इम्कान तो रोशन है। ज़ोहा की आंखों में शरारत नाच रही थी। उम्मे हानी का दिल ज़ोर से धड़का। एक खूबसूरत एहसास उसे अपने चारों तरफ महसूस हुआ। हाँ हाँ, क्यों नहीं? तलहा पस मंज़र से कतई नावाकिफ़ उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। ज़ोहा का खुद साख्ता रिकॉर्ड फिर बजने लगा था। उम्मे हानी ने पास पड़ा मिनरल वाटर की बोतल उस पर उंडेल दी। अब वो और तलहा हंस रहे थे, जिसमें चंद लम्हों बाद ज़ोहा की हंसी भी शामिल हो गई थी। ऐसा भी कुछ होगा, उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था। लाशौरी तौर पर वो ज़ारून और उसकी फैमिली की मुंतज़िर थी। पहले तो तलहा की वजह से मसरूफ़ियत रही, वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। बाद में उसने कई दफ़ा सवेरा को फ़ोन करना चाहा, लेकिन बेल जाती रही। दूसरी तरफ से कोई रिसीव नहीं करता। उसने सवेरा के मोबाइल पर ट्राई किया तो पावर ऑफ का रिप्लाई आ रहा था। अल्लाह खैर ही करे। वो अंदर ही अंदर काफ़ी परेशान हो गई। नौशी भाभी से पूछना उससे मुनासिब नहीं समझा कि वो तो पहले ही बात का बतंगड़ बनाने के लिए तैयार रहती थी। अगर खुदा न खास्ता कुछ हुआ होता तो सवेरा ने ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करना था। उन लोगों में से किसी ने भी एक दफ़ा फ़ोन नहीं किया। और ज़ारून, उसके तो बड़े दावे थे। वो खुद से उलझती रही। वो आम शामों की तरह एक ही शाम थी जब ज़ुबैर अपने किसी ऑफिस के सिलसिले में आए थे। बाकी पे वो कुछ देर के लिए उनसे मिलने भी आ गए। तलहा की जॉब का पूछा, इधर उधर की बातें करते रहे। इस दफ़ा तो बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने। तलहा भी नहीं है तो घर सूना सूना सा लगने लगा। अम्मी जान तलहा की गैर मौजूदगी को बहुत शिद्दत से महसूस कर रही थी। सो कहे बिना न रह सके। जी बस इरादा तो काफ़ी दिनों से था, मगर मसरूफियत बहुत रही। हम लोग शायद कहीं और सेटल हो जाएं, इसलिए कोई अच्छा सा फ्लैट देख रहा था मैं। उनकी बात पर उम्मे हानी अच्छी खासी चौंकी। क्यों भाई, नेक्सी क्यों छोड़ रहे हैं आप? रुबीना आंटी और उनकी फैमिली तो बहुत अच्छी हैं। हाँ, फैमिली तो वाक़ई बहुत अच्छी है, लेकिन वो लोग कुछ दिन पहले इंग्लैंड शिफ्ट हो गए हैं। दरअसल उनका बेटा है ज़ारून, उसे इंग्लैंड से किसी बिज़नेस टाइकून ने बिज़नेस शेयर करने की ऑफ़र की है। उसकी एक ही इकलौती बेटी थी। उसने शर्त रखी थी कि अगर मेरी बेटी से शादी करोगे तो मेरे पार्टनर बनोगे। अब इतनी अच्छी ऑफ़र कौन रिजेक्ट कर सकता है? लिहाज़ा उसकी पूरी फैमिली वहीं शिफ्ट हो गई। मुझे ज़ारून का फ़ोन आया था, वो घर बेचने की बात कर रहा था। इससे मैं चाह रहा हूँ कि उससे पहले ही अपना बंदोबस्त कर लूँ, लेकिन काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। वो वाक़ई इस सिलसिले में परेशान लग रहे थे, इसलिए उनको इतनी लंबी चौड़ी तफ़सील बता दी, वरना वो अपने घरेलू मामलात को अपने घर तक ही महदूद रखते थे। उम्मे हानी के वजूद में आंधियाँ सी चलने लगी। एतमाद, मान, यकीन, क्या कुछ नहीं टूटा था उसके अंदर। लोग भी कैसे-कैसे धोखे देते हैं और मेरे जैसे अकल के अंधे कैसे आग लगा के बैठ जाते हैं। उसे अपना आप किसी अथाह गहराई में डूबता हुआ महसूस हो रहा था। ज़ुबैर भाई तो ग़ालिबन कुछ और ही कह रहे थे, मगर उसकी समाअत कब उसका साथ दे रही थी। ज़ुबैर भाई ने मज़ीद क्या कहा, वो कब गए, उसे कुछ होश नहीं था। वो गुमसुम अपनी जगह से हिल नहीं सकी थी। हानि, ज़ोहा ने आके उसका कंधा हिलाया तो उसके यूँ हैरान उजाड़ निगाहों से उसे देखा तो ज़ोहा का दिल कट गया। अपने आप को सँभालो। ज़ोहा उसका दर्द समझ सकती थी, और क्यों ना समझती, वो तो बिना कहे ही एक दूसरे को समझ जाया करती थी। इशारों कनायों की नौबत तक भी ना आती थी। अच्छा हुआ ना, ऐसे हरीस और लालची लोगों से अल्लाह ने बचा लिया। मेरी हानि का नसीब यकीनन कोई बहुत अच्छा होगा। उसके बराबर बैठे हुए ज़ोहा ने बहुत नरमी से कहा, आई होप। अपने कंधे पे धरा उसका हाथ हौले से थपथपाते वो खुद को कंपोज़ करती खड़ी हो गई। दर्द इतना छोटा ना था कि जिस्मो जान में तकलीफ़ की लहरें ना उठती। कि चंद ही दिनों में वो कितने खुशनुमा ख्वाब अपने पलकों को सौंप चुकी थी। इन ख्वाबों को नोच कर फेंकने में कुछ वक़्त तो दरकार था, अभी वो खुद को समेटने में कुछ अरसा तो लगना था। तो क्या ज़ारून भी बिकने वाली चीज़ था, जिसने ज़्यादा दाम लगाए दिल का पलड़ा उसकी तरफ झुका लिया? दिल तो चिल्ला-चिल्ला कर ऐसे ख़यालात की नफ़ी कर रहा था, लेकिन वो हक़ाइक़ से नज़रें नहीं चुरा सकती थी। दिल का क्या था? इस खून के लोथड़े की वजह ही से तो आज उसकी ज़ात इतनी अर्ज़ां, इतनी बेमोल हुई थी कि चंद कौड़ियों के एवज़ उसे रद्द किया गया था। सुकून की खनक और सिक्कों की खनक और पैसों की चमक उसके ख़ुलूस पर सबक़त ले गई थी। पता नहीं वाक़ई वक़्त तेज़ी से गुज़रा था या रेंग-रेंग के। उसे तो कुछ भी महसूस ना हो रहा था। उन दोनों अजीब लगी बंदी सी रूटीन थी। ज़ोहा ने उसे मशवरा दिया कि किसी करीबी स्कूल को जॉइन कर ले, और वो उसे 1-2 स्कूल्स तो ऑफ़र भी आई थी, लेकिन वो आजकल इतनी आदम बेज़ार हो चुकी थी, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता था। अजीब गायब दिमागी किसी कैफ़ियत थी। ऐसे में वो बच्चों को क्या पढ़ा सकती थी?
3 माह का अरसा जैसे तैसे करके फिर आखिर गुजर ही गया। आज तलहा की वापसी थी। अम्मी जान और बाबा जान सुबह से बहुत खुश थे। सुबह जुहा भी खुशी से उड़ी फिर रही थी। उसने भी किसी हद तक खुद को समझा बुझा लिया था। अगरचे वो पहले वाली ज़िंदगी से भरपूर उम्मे हानि तो नहीं बन पा रही थी, मगर जुहा की हौसला तसल्ली ने उसे समेटने में काफ़ी मदद की थी। सबके दरमियान अब वो खुद को कंपोज कर लेती थी, वरना अम्मी तो पिछले दिनों उसकी गिरती हुई तबीयत से काफ़ी परेशान हो गई थी। अम्मी जान ने ज़ुबैर भाई की फैमिली को भी आज इनवाइट किया था, मगर ज़ुबैर भाई ऑफिस के सिलसिले में मुजफ्फराबाद गए थे, जबकि नौशी भाभी अपने मायके में थी। अलबत्ता उन्होंने चंद दिन बाद आने का कहा था। चंद दिन बाद आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारे मनगढ़ंत बहाने हैं अम्मी जान अपनी अहमियत जताने के और अपनी धाक बिठाने के। जुहा खासी तपी हुई थी, इसलिए बगैर किसी लिहाज से चिढ़ के बोली थी, कोई बात नहीं बेटा, अगर वो इस तरह खुश है तो इसी तरह से ही। बाबा जान नरमी से मुस्कुराए। हमारे मामलात में ज़ुबैर भाई नौशी भाभी किसी तरह भी खुश नहीं हो सकते, उसने नाक चढ़ा के कहा। किसी से इतना बदगुमान भी नहीं होते बेटा, बाबा जान ने हमेशा की तरह उसे समझाया। ये बदगुमानी ही है बाबा जान। जुहा ने खफगी से पलके उठा के उन्हें देखा। वो लाजवाब हो गए। जो लोग बर वक्त नहीं संभलते और ना ही संभलना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कोई इलाज नहीं। जो शख्स ज़माने से भी सबक ना सीखे, उसे अल्लाह ही सबक सिखाता है। ऐसे में जलना करना अपना वक्त और खून ज़ाया करने के बराबर है। हमेशा की तरह उम्मे हानी ने मदाखलत की और इस बहस को ख़त्म किया। बाबा जान ने बहुत मान के साथ अपनी बेटी को देखा था, जो उनका ही परतोही थी। आदात, अतवार, मिजाज, इखलाक वो बिल्कुल उनकी कॉपी थी, इसलिए अपनी औलाद में उन्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ थी। टैक्सी आ गई है, जल्दी आ जाएं। अम्मी जान अंदर दाखिल होते बाबा जान से मुखातिब हुई, मैं तो तैयार हूँ, चलें। बाबा जान ने कहा। वो दोनों तलहा को लेने एयरपोर्ट जा रहे थे, जबकि ज़ोहर और उम्मे हानी घर पर थी। उम्मे हानी तो सुबह से किचन में घुसी हुई थी और अभी भी बहुत से लवाजमात तैयारी के मराहल में थे। ज़ोहर अलबत्ता उसका हाथ बटाने और अकेलेपन के सबब रुक गई थी कि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उम्मे हानी के साथ गुजारती थी, ताकि उसका ध्यान बटा सके। ट्रन 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 लाउंज में रखे फ़ोन के बेल मतवातर बज रही थी। ज़ोहर शायद बाथरूम में थी। वो बर्नर की आंच धीमी करते हुए जलत में किचन से निकली। इतनी मसरूफियत में किसका फ़ोन आ गया, उसे बड़बड़ाते हुए रिसीवर उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मे हानी दूसरी तरफ से सलाम का जवाब देने के साथ ही तस्दीक की गई थी और रिसीवर से उभरने वाली आवाज़ ने उसे दम बखुद कर दिया। जी आप कौन? अपने वहम को जुटलाते हुए उसे दरियाफ्त किया। हानी, ये मैं हूँ ज़ारून, इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। और उसे यूँ महसूस हुआ था कि अब वो अपने पाँव पर खड़ी नहीं रह सकेगी। इन 2 माह में वो खुद को समझाने बुझाने संभालने समेटने की काविश एक लम्हे में गारी थी। जी फरमाइए, क्यों फ़ोन किया है? यहाँ हर जख्म उधड़ने लगा था, उसके वजूद को कांटों पर घसीटा गया था। फिर लहजे में तल्खी क्यों करना आती? बहुत सारे हिसाब हैं जो बेबाक करने हैं और जो तुम्हारी तरफ निकलते हैं, इसीलिए फ़ोन करने की जहमत की है। दूसरी तरफ भी लहजा कम तल्ख न था। मैं आपकी किसी बात की जवाबदेह नहीं हूँ। जब मैंने आपसे आपके किसी अमल के बारे में दरियाफ्त नहीं किया, तो आप कौन होते हैं मुझसे मेरे अमल की जांच पड़ताल करने वाले? वो चटक के बोली। वजूद में इतने भांबर जल रहे थे कि लहजा खुद ब खुद ही बुलंद और तेज़ हो गया था। जोहा जो अभी बात लेकर निकली थी, उसको इतनी बुलंद आवाज़ में घबरा के फ़ोन लाउंज की तरफ लपकी थी। हानि के हाथ में रिसीवर पकड़ा देकर वो रुक सी गई। किसी अनहोनी के एहसास से उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं मामा को तुम्हारी तरफ भेजूंगा, तुम इंतज़ार करना, तुमने बखुशी मेरी बात को कबूल किया था। बाद में ऐसी कौन सी आफत आ गई कि तुम चंद दिनों तक भी अपनी बात को ना निभा सकी? तुम्हें यूं आज़ाद तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। देखूंगा तुम कैसे किसी और की होती हो। उसकी बात को नज़रअंदाज करके वो जारहाना अंदाज में गुर्राया। बहुत खूब, मैं यहाँ अपने कॉल को निभाती रही और आपको वहाँ पौंड्स की चमक ने अंधा कर दिया। आप तो शादी रचा के बैठ गए और मैं यहाँ अपने कॉल को निभाऊं। बहुत खूब मिस्टर ज़ारून, ऐसा कॉल का पक्का मर्द तो मैंने कभी नहीं देखा। उसकी गुर्राहट की परवाह किए बगैर वो भी उससे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में चिल्लाई थी। वो तो खुद बारूद की ढेर पे बैठी हुई थी। ज़ारून की बात की गहराई तक जा ही नहीं रही थी। वो तो उससे माफ़ी तलाफ़ी की बजाय उसे तानो तशनी कर रहा था। ये बात उसे मज़ीद तैश दिला गई। मेरी शादी किसने की है ये बकवास तुमसे? वो भौंच का रह गया। पहली दफ़ा उसने हानि के लबो लहजे पे गौर किया। इतने धीमेपन और नम मिजाज की हामिल लड़की आखिर इस कदर चीख चिल्ला क्यों रही है? कहीं तो ऐसा नहीं कि कोई गलतफहमी इन दोनों के दरमियान हाइल हो गई हो। हाँ, अब फिर जाएं, मुकर जाएं और कहें कि ये सब झूठ है, नहीं रचा रखी आपने अपने बॉस की बेटी से। यही तो वतीरा है आप मर्दों का। वो काटदार लहजे में बोले, दिस इज़ टू मच हानि, तुम किसी शदीद गलतफहमी का शिकार हो। ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो इंग्लैंड में आप इंग्लैंड में शादी करें या कनाडा में, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। बराह मेहरबानी दोबारा यहाँ फ़ोन मत कीजिएगा, वरना मैं किसी का भी लिहाज नहीं करूँगी। उसकी बात काटकर तंदतोश लहजे में कहती रिसीवर कैडर पर पटक चुकी थी। सोफे पर ढेर होते ही मुंह हाथों में छुपा के बिलक बिलक कर रोने लगी थी। जोहा जो उसकी एक तरफा बातें सुनती हक्का बक्का खड़ी थी, लपक कर उसकी तरफ बढ़ी। हानि, मेरी जान चुप करो। जोहा ने उसको अपने साथ बिठाया और कंधे से लगा लिया।
क्यों आया है ये शख्स मेरी ज़िंदगी में, दोबारा इसे को निकल जाए मेरी ज़िंदगी से, मैं बार बार टूटने और बिखरने के अमल से नहीं गुजर सकती, उसे कहो जोहा चला जाए। जोहा का कंधा भीगता जा रहा था, आंसू लड़ियों की सूरत में पानी की आंखों से निकल सूरत में पानी की आंखों से निकलकर उसके कंधे में जज्ब हो रहे थे। बी रिलैक्स, नहीं करेगा वो यहाँ दोबारा फ़ोन, मैं खुद देख लूँगी उसे, डोंट वरी, तुम खुद को यूं हल्का मत करो। अपने आंसू पूछा, सब आने वाले होंगे, तुम्हें इस हुलिये में देखकर सब परेशान होंगे, खासतौर पर तलहा, वो इतने दिन घर से दूर रहा है, अब आएगा तो तुम्हें यूं ढाल देकर उस पर क्या बीतेगी, और अपने इन आंसू का सबब किसी को क्या बताओगी, तुम जानती हो ना तलहा कितना जोशीला और जज्बाती है। चलो उठो, शाबाश, फ्रेश होकर कपड़े चेंज करो, मैं किचन देखती हूँ। वही सारी बातें जो उम्मे हानी उसे समझाया करती थी, आज जोहा उसे समझा रही थी। हालात वाक़यात इंसान को क्या से क्या बना देते हैं। हानी उससे अलग होते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि जोहा ने फ़ौरन सीएलआई से नंबर नोट किया था। सॉरी, मैं ज़रा सवेरा की तरफ जा रही हूँ, तलहा ने जाने की जल्दी मचाई हुई है। अफरा तफरी में कुछ समझ नहीं आ रहा, अच्छा रास्ता तो दो। उस दिन उम्मे हानी की बातों ने उसको ठटका दिया था। नौशी आपी की ज़बानी उसने ये तो सुना था कि उम्मे हानी अक्सर रुबीना आंटी की तरफ चली जाती है, लेकिन उसे ज़ारून की तरफ से पूरा इत्मीनान था। जितना वो लड़कियों से बेजार था, नामुमकिन था कि खुद किसी लड़की की तरफ मतवज्जा होता, लेकिन उस दिन उम्मे हानी के लहजे में उसे कुछ और बात महसूस हुई थी कि तजस्सुस और कुछ हसद के हाथों मजबूर होकर वो नेक्सी के दरवाजे में ही खड़ी होकर इंतज़ार करने लगी। उम्मे हानी ने वापसी में ज़्यादा देर नहीं लगाई, लेकिन उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग देखकर आफिया चौंक गई। गालिबन इसमें कुछ तहाइफ थे, उसने खुद से अंदाज़ा लगा लिया था, यहाँ तक कि वो तो शायद बर्दाश्त कर लेती, लेकिन हानि की कब से हज़ारों नमदार हुआ, नहायत इजलत में कदम उठाता वो इसके करीब पहुंचा था। आफिया फ़ौरन दरवाजे की ओट में गई, मुबादा उनमें से किसी की नज़र न पड़ जाए, और उस वक्त तो उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने ज़ारून को धीमे लहजे में उससे मुखातिब होते देखा, और हानि के चेहरे पर उतरने वाले कौसे कज़ा के रंग उससे मख्फी नहीं रहे थे। इतने फासले से वो उनकी आवाज़ें तो नहीं सुन सकती थी, ताहम उनके चेहरों के तासुरात वो इतने फासले से भी बखूबी देख सकती थी। देखो इस घुन्नी मीसनी को, ऊपर से कितनी मासूम बनती है, वो गुस्से से पेचोताब खा रही थी। मुलाहिजा किया आपने अपनी नंद का शराफतनामा। जैसे ही उनकी फैमिली रुखसत हुई, वो फ़ौरन नौशियाबी से मुखातिब हुई। इतनी देर तक पता नहीं खुद पे कंट्रोल कैसे रखा था। क्यों, क्या हुआ? एक तो आप हमेशा अपनी आंखें और कान बंद रखती हैं, आपकी मौजूदगी में क्या चक्कर चलते रहे आपको खबर ही नहीं। आज भी अगर मैं ना पहुंचती तो पता नहीं मामला कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। वो गुस्से से बल खा के बोली। फिर आज जो कुछ देखा सारी रुदात मिर्च मसाला लगाकर सुनाई। अरे मैं मर जाऊं, मेरी आंखों के सामने ये सब होता रहा और मैं ऐसी सीधी का कुछ समझ ही ना सकी। वो तो अपना कलेजा थाम के रह गई, और वो ज़ारून उल्लू का पट्ठा, मुझे तो कभी लिफ्ट नहीं करवाई, हर बार आजमा के देख लिया, और इस मीसनी के आगे कैसे बिछा जा रहा था कि अपनी माँ को उसके घर भेजना चाहता है। आफिया ने दांत कचकचाए, बैक वक्त उसे दोनों पर गुस्सा आ रहा था, बस नहीं चल रहा था कि दोनों को कच्चा चबा जाती। वो आपकी नंद अगर इस घर में महारानी बनकर आ गई तो आपको यहाँ बर्दाश्त कर सकेगी? पहली फुर्सत में चलता करेगी। मुझे तो लगता है ये सारा ढोंग इसलिए रचाया गया, ऐसे आलीशान घर और लड़का उससे ख्वाब में भी ना देखा होगा। अब आप अपना बिस्तर गोल करें यहाँ से। उसने बहन को आइंदा के हालात से डराया। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं ये सब होने दूंगी? ज़ुबैर बड़े भाई हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता। नौशी के लहजे में एकदम गरूर पैदा हुआ था। तरफ का आखिरी पता तो उनके कब्जे में था, और आपका क्या ख्याल है, वो लोग आपसे मशवरा लेंगे और ज़ुबैर भाई के इनकार को अहमियत देंगे? तलहा इन चुड़ैलों की कितनी फेवर करता है, ऐसा चांस तो वो कभी मिस नहीं करेगा, और आप सारी खुशफहमियाँ दिल से निकाल दें। वो जहरखंद हुई। तुम फिक्र ना करो मेरी जान, मैं ये मामला बाला ही बाला समेट लूंगी। तलहा या उसकी माँ तक नौबत ही नहीं आएगी। अब तक जो भी हुआ वो बेखबरी में हुआ। अगर मुझे पहले ज़रा सी भी भिनक पड़ जाती तभी मामला सेट कर देती। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम देखना तो सही मैं क्या करती हूँ। उनके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। क्या मतलब, क्या करेंगी आप? आफिया ने चौंक कर बहन की तरफ देखा। इधर आओ, बताती हूँ, राजदारी से कहते उन्होंने उसे करीब बुलाया और बताने लगी। ज़बरदस्त, आप ही शानदार प्लान है ज़ारून, अगर मेरा नहीं हुआ तो इस डाइन का भी हरगिज़ नहीं हो सकता। बफूर मुसरत से आफिया का चेहरा चमक उठा। मामा आप ज़ारून की शादी कर दें, आजकल हर वक्त उदास बुलबुल बना रहता है। सवेरा ने ज़ारून की तरफ देखते हुए शरीर अंदाज में कहा। आज छुट्टी का दिन था, लिहाजा वो सब खुशगवार मूड में गप शप लगा रहे थे। पहले तुम्हारी ना कर दें, खाला भी आजकल बहुत इसरार कर रही हैं। उसने उसे आंखें निकाली। मैं तो भाभी के साथ रहने का शौक पूरा करके जाऊंगी। वो इटलाई, साथ रहने का या लड़ाई करने का? ज़ारून ने छिड़ा। जी नहीं, उम्मे हानी बहुत अच्छी भाभी साबित होगी। सवेरा ने शरारत से आंखें घुमा के कहा तो ज़ारून के लबों पे बेसाख्ता मुस्कुराहट नमूदार हुई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वो लोग अपनी बातों में मसरूफ थे जब दरवाजे से ज़ुबैर भाई ने बुलंद आवाज़ से सलाम झाड़ के अपनी आमद की इत्तला दी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो। रुबीना ने उसे अंदर आने का कहा। मतवक्का रिश्तेदार के ख्याल से ज़ारून ने उठकर बहुत मोहब्बत से मुसाफा किया था। सवेरा उठकर फ़ौरन किचन में चली आई। नौशी कैसी हो? छोटा ठीक है?
उसके बैठते वो दरियाफ्त करने लगी, जी अल्लाह का शुक्र है हमजा 2-3 दिन से बीमार है, उसे डॉक्टर को दिखाने का भी टाइम नहीं मिल रहा। आज ही अम्मी जान की तरफ से आया हूँ तो अब उसे लेकर ही जाऊँगा। और ये आपके लिए मिठाई अम्मी जान ने बतौर ख़ास भेजी। उन्होंने मिठाई का डब्बा आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरी तरफ से उन्हें शुक्रिया कहना कि इस सिलसिले में भेजी है। उन्होंने खुशदिली से डब्बा थाम कर टेबल पर रखते हुए कहा, दरअसल उम्मी हानी की बात पक्की हो गई है ना, मैं इसी सिलसिले में इधर गया हुआ था। नौशी तो ख़राबी तबीयत की वजह से जा नहीं सकी, मेरा जाना तो ज़रूरी था, बड़ा हूँ ना, वैसे लड़का बहुत अच्छा है, तलहा का दोस्त ही है। वो लोग बहुत अरसे से ख्वाहिशमंद थे लेकिन लड़का जॉबलेस था तो मैं इनकारी था। और अब वो भी तलहा के साथ ही उससे भी अच्छी पोस्ट पर फाइज हो गया तो मैंने भी इकरार करने में देर नहीं लगाई। वो उन्हें तफसीलात से आगाह करते जबकि ज़ारून के सर पर तो बम फटा। वो हक तक ज़ुबैर की तरफ देख रहा था, उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। रुबीना भी कुछ कम हैरान परेशान न थी। मुबारक हो बेटा, वो संभल कर बदिक्कत कह पाई कि बेटे की हालत चाहत से बखूबी वाकिफ थी। वो तो खुद कई दिनों से उम्मे हानी की तरफ जाना चाह रही थी लेकिन ज़ारून ही आजकल कुछ ज़्यादा मसरूफ़ था। वो चंद दिनों बाद उन्हें लेकर जाना ही वाला था लेकिन अब इन्हें क्या मालूम था कि चंद दिनों का खसारा सारी उम्र पर मोहित हो जाएगा और वो हाथ मलते रह जाएंगे। खैर मुबारक आंटी, बस दुआ करें शादी में खैर आफियत हो जाए। हमने तो तैयारी शुरू कर दी है, आपको भी ज़रूर बुलाएंगे। अब तो सब नहायत इजलत में हुआ, वरना उम्मी हानी तो आप सबका बहुत तस्करा कर रही थी कि कह रही थी कि वहाँ जाकर मुझे बहन भाई और माँ की कमी बिल्कुल महसूस नहीं, सब बहुत अच्छे हैं। इसलिए अम्मी ने बतौर ख़ास आपके लिए मिठाई भिजवाई है। वो जैसे उनको इन्वाइट ना करने का उज़र बता रहे थे। कोई बात नहीं बेटा, हम शादी में शिरकत करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जैसे कहा था वही जानती थी। शुक्रिया आंटी, मैं चलता हूँ, अगर हो सके तो एक दिन नौशी के साथ शॉपिंग के लिए चली जाइएगा। हानि के लिए कुछ चीज़ें खरीदना है। वो उठते हुए बोली, क्यों नहीं, ज़रूर। तुम बैठो ना, सवेरा चाय लेकर आ रही है। नहीं आंटी, फिर कभी सही, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। उनके जाते ही ज़ारून एक झटके से उठा था और लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। ज़ारून, सवेरा ने पुकारना चाहा तो रुबीना ने उसे रोक दिया, उसे संभलने का मौका दो। सवेरा भी इस खबर से ढह सी गई थी और अभी इस वाक़े को एक दिन भी गुजरने ना पाया था कि महद की वालदा निगत की तबीयत अचानक बिगड़ गई। महद ने फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल करते हुए ज़ारून को फ़ोन कर दिया। वो सब अपनी परेशानी छोड़ छाड़ कर फ़ौरन अस्पताल पहुंचे थे। निगत की तबीयत इंतहाई नाजुक थी। जिगर ने काम करना छोड़ दिया था। डॉक्टर्स की अनथक कोशिश भी फिलहाल कामयाब नहीं हो रही थी। लिवर ने काम करना छोड़ दिया जिसकी वजह से उनका ब्लड सिस्टम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। अगर मजीद कुछ देर हालत यही रही तो हमें इनकी बॉडी का ब्लड भी चेंज करना पड़ेगा और पाकिस्तान में फ़िलहाल इसका कोई इंतजाम नहीं है। सूरत हाल में आप मरीज़ा को इंग्लैंड ले जाएं, वहाँ डॉक्टर रॉबर्ट, डॉक्टर फ्रैंक इस काम में माहिर हैं। अगर उनकी ज़िंदगी मजीद लिखी हुई तो वो यकीनन कामयाब हो जाएंगे। डॉक्टर एहसानुल्लाह ने महादुरदार उनसे हकीकी सूरत हाल से आगाह किया और अगले 2 दिनों में ही उन्हें निगत को कनाडा शिफ्ट करना पड़ा। ऐसी सूरत हाल में ज़ारून महद को अकेला कैसे छोड़ सकता था। वैसे भी निगत उसे माँ की तरह अजीज़ थी और रुबीना की तो एक ही बहन थी। वो किसी सूरत में पाकिस्तान रुकने के लिए तैयार ना थी। पीछे सिर्फ सवेरा बची थी, लिहाजा मजबूरन वो उन दोनों को भी साथ ले गए। डॉक्टर एहसानुल्लाह ने ठीक कहा था, अगर उनकी ज़िंदगी बाकी थी तो उन्हें शफा ज़रूर मिलनी थी। लेकिन इस सारे प्रोसेस में 2 माह का अरसा लग गया। इस दौरान कभी ठीक हो जाती तो कभी तबीयत बिगड़ जाती। 2 माह में उनका ट्रीटमेंट मुकम्मल हुआ तो उन सब ने जैसे सुख का सांस लिया। 2 माह से वो चारों अपना आप भुलाए हुए थे। बिजनेस का भी काफ़ी नुकसान हुआ लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि निगत की जान बच गई। महज वापसी की तैयारियों में इधर उधर मसरूफ था जब ज़ारून ने उम्मे हानी को फ़ोन किया। उसका मामला गर्चा दब गया था मगर उसे फरामोश नहीं कर सका था। अब जो उसने हानि को फ़ोन किया तो उसकी बातें सुनकर वो भौंचका रह गया। वो इतनी डिस्टर्ब थी कि उसने फ़िलहाल बात करने का इरादा तर्क कर दिया और पाकिस्तान जाकर सूरत हाल का जायज़ा लेने का सोचा। रात वो उसी धेड़वन में था जब जोहा का फ़ोन आया और जो कुछ जोहा ने उसे बताया वो उसके छक्के छुड़ा देने के लिए काफ़ी था। उसने बगैर किसी लकी लिपटी के ज़ुबैर की सारी रूदात सुना दी जो कि हकीकतन एक गहरी साजिश थी जिसमें वो और उम्मे हानी फंस चुके थे। वो रात इंकशाफात की रात थी। आज उम्मे हानी का निकाह था। सुबह से ही भगदड़ मची हुई थी। तलहा और जोहा की शामत आई हुई थी। वो बेचारे घन चक्कर बन के रह गए थे। उम्मे हानी भी सुबह से उनका हाथ बचाने की कोशिश कर रही थी मगर हर दफ़ा अम्मी जान से उसे डांट कर रख देती थी। बाबा जान भी इंतजामात में लगे होते। रहने दो तुम, मैं कर लेती, अम्मी जान ने देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। वैसे भी अगर हाथ वाथ जला बैठी तो ज़ारून भाई ने मेरी ही गर्दन नापनी है कि आज के दिन भी उनकी मनकूहा से काम करवा रही हो। जुहा ने उसके हाथ से इस्त्री पकड़कर दोबारा आयरन स्टैंड पर रखते हुए इशारे से कहा, इतनी हिम्मत नहीं है अभी तुम्हारे ज़ारून भाई में। बेपनाह खुशी से मामूर खनकते लहजे में उसने नाक चढ़ा के कहा तो उसका खुशियों से मुज़य्यन चेहरा जोहा ने बड़ी मोहब्बत पाश नज़रों से देखा था। उस दिन ज़ारून का नंबर तो उसने इसलिए नोट किया था कि उसकी खूब इज्जत अफजाई करेगी और उसकी इस तरह क्लास लेगी कि आइंदा वो यहाँ फ़ोन करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। लेकिन फ़ोन करने पर ज़ारून ने जो बातें उसे बताई वो जोहा के पाँव के नीचे से ज़मीन खींच लेने के लिए काफ़ी थी। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना आए तो मैं आपको डॉक्टर एहसानुल्लाह का नंबर दे देता हूँ, आप उनसे तमाम मालूमात हासिल कर सकती है। अलावा अजीम, अगर आप चाहें तो इंग्लैंड की तमाम रिपोर्ट्स भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, मगर बाखुदा मैं यहाँ किसी बिजनेस और शादी वादी के चक्कर में नहीं आया।
ज़ारून के लहजे में जो सच बोल रहा था, ज़ुहा ने उसे महसूस किए बिना ना रह सकी, बल्कि ज़ुबैर भाई का कारनामा सुनकर वो ज़मीन में गड़ी जा रही थी। आप पाकिस्तान आएँ, बाकी बातें यहीं आकर होंगी, मगर आप हौसला रखें, हानि की कोई बात पक्की नहीं हुई। फ़ोन रखने से पहले उसने कहा था। इस दफ़ा नौशी भाभी ने खुद आगे आने की बजाय ज़ुबैर भाई को आगे किया था। अगर वो खुद ऐसा सच करतीं तो शायद किसी को कोई यकीन ना करता। लेकिन जिस तरह ज़ुबैर भाई ने सबसे बातें की थीं, उनमें किसी गलतफ़हमी की कोई गुंजाइश नहीं थी। बड़ा मज़बूत जाल बुना था उन्होंने। और इस दफ़ा उसने ज़ुबैर भाई पे ना गुस्सा आया, ना हैरत, ना तैश, बल्कि उसे बेपनाह दुःख हुआ था। ऐसा दुःख, ऐसा दर्द, ऐसा कर्ब कि वो सारी रात सो नहीं सकती थी। उसका माँ जाया, उसका खूनी भाई, अपनी बहन का नसीब उजाड़ने पे तुला हुआ था। बीवियों के हाथों किसी कठपुतली की तरह इस्तेमाल हुआ था। नौशी भाभी ने उन्हें यूँ सताया था कि उनके गले में रस्सी डालने की भी ज़रूरत नहीं थी। अफ़सोस, रंज, मलाल, सारी रात उसका तकिया भीगता रहा। उम्मे हानी सूरत हाल से बेखबर सो रही थी। सुबह होने से पहले ज़ुहा एक फ़ैसला कर चुकी थी। मुझे आप सबसे एक नहायत अहम और ज़रूरी बात करनी है, और बाबा जान, आपसे मेरी इस्तदा है, बखुदा आपको इंसाफ से काम लेना है, क्योंकि ज़ालिम की हिमायत करना भी जुल्म करने के मुतरादिफ है। वो जिस तरह ठह ठह के संजीदा लबो लहजे में बोल रही थी, उसने सबको ही चौंका दिया कि ये ज़ुहा की तबीयत का हरगिज़ खासा नहीं था। और फिर वो रुकी नहीं। रुबीना आंटी और सवेरा को उम्मे हानी को पसंद करना, ज़ारून की ताईद, आफिया का हसद, नौशी भाभी का मकरूह फरेब और ज़ुबैर भाई का कठपुतली की तरह रक्स करना, निगहत आंटी की बीमारी, ज़ारून का फ़ोन, वह सब बात बताती चली गई। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना आए तो आप खुद इसकी तस्दीक करवा सकते हैं। बात के इख्तिताम पे वो भराए हुए लहजे में बोली, इन सब के एहसासात असरात नाकाबिले फ़ाहम थे। चारों अपनी जगह सुन थे। अगर इस घर में दोबारा ज़ुबैर ने कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अपनी बीवी के चरणों में ही बैठे। सबसे पहले तलहा ने शोले उगले थे। शिद्दत जज्बात से उसका चेहरा दहकने लगा। उम्मे हानी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। लहरा के ज़मीन पर आ रही, सब उसकी तरफ लपके। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो ज़ुबैर और उसकी बीवी दूसरा सांस नहीं ले सकेंगे। उम्मे हानी को अपनी मजबूत बाहों में उठाते हुए उसने सबको वार्न किया था। शदीद सदमे के बायस उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। उसे होश आया तो अम्मी जान के गले लग के वो फूट फूट के रोई थी। खुद उनका कलेजा भी मुंह को आ रहा था। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बाबा जान ने उसके सर पे हाथ रखते हुए मुशफिक अंदाज में कहा था। चंद घंटों बाद वो डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। बाबा जान ने घर आते ही ज़ुबैर को उसकी फैमिली समेत पहुंचने का कहा था। साथ ही ज़ारून को भी, उसकी फैमिली को भी बुलाया था। रात 8 बजे के करीब ज़ारून, रुबीना, निगहत, सवेरा, महद पहुंच गए थे। उनकी अच्छी खातिर मदारत की गई। तकरीबन 1 घंटे के वक्फे से ज़ुबैर भाई और नौशी भाभी भी पहुंच गए थे। चंद लम्हों बाद अदालत लग गई थी। ज़ारून अगरचा सारे सबूत साथ लाया था, ताहम उसकी ज़रूरत पेश नहीं आई थी। हकीकत खुद ही रोज़े रोशन की तरह सामने आ गई थी। नौशी भाभी और ज़ुबैर भाई को इस तरह सूरत हाल खुल जाने का अंदेशा नहीं था, इसलिए ऐन मौका पर वो दोनों गड़बड़ा गए थे। तो तुम इकरार करते हो कि तुमने दोनों तरफ ये झूठ बोला? बाबा जान ने स्पाट लहजे में दरियाफ्त किया था। जी, मैं माजरत खा हूँ बाबा जान, मुझे माफ़। तड़ाक उनकी बात दरमियान में रह गई थी। बाबा जान का भरपूर तमाचा उनके 14 तबक रोशन कर गया था। मुझे सारी उम्र अफसोस रहेगा कि मैंने तुम जैसे गलीज और जलील इंसान का बाप हूँ। अब दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। मैंने तुम्हें आग किया, आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आज से पहले वो कभी इतने गुस्से में नहीं आए थे। ज़ुबैर का तो फ्यूज़ उड़ गया। ऐसी शिद्दत की उन्हें कहाँ तवक्को थी। बाबा जान अपनी बात कहकर रुके नहीं थे, अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। अम्मी जान, आप, वो फ़ौरन गड़गड़ाकर माँ की तरफ बढ़े। मैं तो उस दिन पे शर्मिंदा हूँ जिस दिन मैंने तुम्हें जन्म दिया। ये तो सोच लेते कि वो तुम्हारी बहन है, दुश्मन नहीं। ये हमारी ही ढील का नतीजा है जो तुम इस हद तक आगे बढ़ गए। नौशी के पाँव दबाकर सोया करो ताकि तुम्हें जन्नत हासिल हो सके, क्योंकि माँ तो तुम्हारी याद से मर चुकी। बहते हुए आंसुओं में उन्होंने बात पूरी की और एक कटीली नज़र बेटे पर डाली, जिससे वो कट के रह गया। शौहर की तकलीद में वो भी अपने कमरे में चली गई थी। के दामद से चूर वो वहीं खड़े रह गए। अगली सुबह सबने खुद को संभाल लिया। रुबीना आंटी को रात बसते इसरार उन लोगों ने रोक लिया था, और अगले हफ्ते निकाह की डेट भी फाइनल हो गई थी। रुखसती 2 माह बाद होना तय पाई थी। ज़ुबैर भाई ने फ़ोन करके आने की इजाज़त मांगी थी, जो उन्हें नहीं मिल सकी थी। 1 हफ्ता पलक झपकते गुजर गया और निकाह का दिन आन पहुंचा। लड़के वाले आ रहे हैं, कहीं से आवाज़ उभरी। दुल्हन अभी तक पार्लर में है, कोई चिल्लाया। हैरत से नाक पर उंगली रख के बोली, आप बहुत भोली हैं खाला जान। ज़ुहा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। एक अरसे तक तो वो भाइयों के ऐबों पर पर्दा डालती आई थी, लेकिन आज उसने ज़रूरत महसूस ना की थी। उम्मे हानी के आते ही निकाह का मरहला बखूबी तय पा गया था। खाने के बाद उन दोनों को स्टेज पे बिठाया गया। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, दोनों ही एक दूसरे को मात दे रहे थे।
मुख्तलिफ आवाज़ें उभर रही थी। उम्मे हानी सिमटी सिमटाई बैठी थी। कैसे मिजाज हैं यार के। ज़ारून ने उसकी तरफ झुक कर सरगोशी की। वो खुद में मज़ीद सिमट गई। यार आज तो बोलो, यादगार दिन है। वो अभी भी उसे छेड़ने से बाज नहीं आया था। हानि का झुका सर मज़ीद झुक गया। छुरी तले दम तो लो मियाँ। महद उसकी हरकतें देखकर खामोश न रह सका। तुम्हें क्या मसला है, वो धीमी आवाज़ में चिल्लाया। लहजा ही नहीं, आंखें भी खूनखार थी। मेरा मसला ये है कि मैं तुमसे इस वक्त जेलस हो रहा हूँ। मुस्किन सूरत बना के बोला। जेलस हो रहे हो तो दफान हो जाओ यहाँ से। अपने हसद की आग यहाँ मत फैलाओ, वरना बहुत बुरा होगा। उसे धमकी दी। आय हाय बेटा, इतना नहीं बोलते, वरना रूप नहीं चढ़ता। आजकल के लौंडे लपाड़े तो बिल्कुल बेहया हो गए हैं। एक बड़ी बी ने तो उसकी कमर में अच्छा खासा हाथ जमा दिया। महत का कहका आज़ाद हो गया, जिसपे ज़ारून को मजीद ताव आ गया। क्यों अम्मा जान, आपके शोहर के शादी वाले दिन गोंद मुंह से चिपका कर आए थे? उसने जुलबुला के बड़ी बी से दरियाफ्त किया। ए लो, मैं इस उम्र में अब क्या बताऊं। उन्होंने कदरे शर्मीलेपन से उसे एक हाथ मजीद जमाया तो वो कराह के रह गया। ये अम्मा जान क्या स्पेशल मेरे लिए बुलवाई गई हैं? वो एक दफ़ा फिर उसके कान में घुस के बोला तो एक नरम सी मुस्कान में उम्मे हानी के लबों पे फैली थी। आपने क्या मेरी बहन को तंग कर रखा है? जोहा फौरन उसकी मदद को लपकी थी। और आपकी ये अम्मा टाइप हस्ती अभी तक मेरी कमर को 2 हिस्सों में तकसीम करने पे तुली हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। उसने फ़ौरन से कहा। वो तो आपको मुस्तकबिल की ट्रेनिंग के लिए तैयार कर रही हैं। ज़ोहा मुस्कुराई। बाप रे, तो क्या मुस्तकबिल करीब में ज़ौजा मोहतरमा के थप्पड़ खाने पड़ेंगे? वो भी शौक हुआ। जी बिल्कुल तैयार है जनाब, बल्कि अगर चाहें तो अभी ही रिहर्सल कर सकती हैं। उसने आहिस्तगी से कोहनी उसे मारते हुए कहा तो वो पहलू बदल के रह गई, जबकि उसकी बात पे सारी महफिल ज़ाफ़रान बन गई थी। तलहा ने दूर से ही स्टेज की तरफ निगाह डाली तो सबके खुशोखुरम चेहरे को देख कर उसके अंदर हर तरफ इत्मीनान फैलने लगा। उसने दिल में तहैया कर लिया था कि वो खुद से कभी भी अपने घर वालों को मायूस नहीं करेगा। वो सबके सामने सुरखरू होने की भरपूर कोशिश करेगा। ज़ुबैर ने अपने किसी दोस्त के हाथ उम्मे हानी के निकाह के लिए रकम भेजी थी, जो तलहा ने शुक्रिया के साथ वापस कर दी थी। आप यकीनन बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन हमें अब इस रकम की ज़रूरत नहीं। मैं दुआ करता हूँ कि आपका बेटा आपकी तरह फर्माबरदार और नेक हो। तलहा ने उन्हें जवाबन एसएमएस किया था। उसने फैसला किया था कि वो रुपये पैसे पर तो समझौता कर सकता है, मगर मोहब्बत और खुलूस पर नहीं। तलहा इधर आओ ना। जुहा ने उसे देख कर दूर ही से इशारा किया था और वो मुस्कुराता हुआ स्टेज की तरफ बढ़ गया। इसके साथ ही इस बहुत ही खूबसूरत से, नटखट से, चंचल से नावल का इख्तिताम होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ये मेरा मोस्ट फेवरेट नावल था। आपको ये नावल कैसा लगा? कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और इसके साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक नए नावल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।